वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सॉइल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, मृदा के संदर्भ में। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, है ना, कि लीचिंग क्या होता है, ग्लेइंग क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं। ग्लेइंग वाला पार्ट हम लोगों ने, या ग्लेकरण वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अब अगला जो पहलू है, यानी कि हमने जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया थी, उन सारे प्रक्रियाओं को हम लोगों ने देख लिया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। कैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, कैसे कैपिलरी एक्शन या नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, और कैसे लीचिंग की प्रक्रिया होती है, ऊपर से नीचे की तरफ मिनरल्स जाते हैं। और ग्लेइंग का मतलब है कि लगभग साल भर दलदली भूमि होती है, पानी उसमें जमा हुआ होता है, उसमें जो भी ह्यूमस है वो गिर रहा होता है और उसका कलर अपेक्षाकृत ज़्यादा गाढ़ा होता है या डार्क रंग का होता है। बस इतना एक समझदारी है। बाकी इसमें भी नमक का लेयर होता है, पोटेशियम की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ये हम लोगों ने देख लिया, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने समझ ली है। अब अपेक्षाकृत आसान टॉपिक है, रिलेटिवली आसान सा टॉपिक है ये। अपेक्षाकृत आसान टॉपिक है। इसमें हम लोग को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझना है। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है मिट्टी का या मृदा का, उससे हम जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं वर्टिकली, तो हम उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो हमको इस चीज को समझना है। जैसे ये आपके सामने मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चट्टान है नीचे, उससे टॉप मोस्ट लेयर जहां पर आपको वेजिटेशन है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्लियर है? जनरली यहां पर सवाल मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है। एक समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल प्रोफाइल के बारे में पूछ सकता है कि एक जो सॉइल होता है, जो डेवलप्ड सॉइल होता है, उसमें A, E, B, C, R ऐसे करके लेयर्स होते हैं। बस इन लेयर्स के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि लेयर्स क्या होते हैं। बाकी अपेक्षाकृत आसान है, बाकी कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो मिट्टी में ये जो मृदा होता है, उसमें जो भी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, हर चीज एक दूसरे से जरूरी नहीं कि जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि नीचे जो चट्टान है, मान लीजिए कि वो लावा से बना हुआ है, मैग्मा से बना हुआ है। कहने का मतलब है कि नीचे से जो भी ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ, उससे लावा आया और यहां पर उसका निक्षेपण हुआ और वो जम गया। अब सपोज मान लीजिए कि इस लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है, या मान लीजिए कि इस लावा में लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि जितना लोहे या जितना सिलिका की मात्रा यहां पर बेड रॉक में होगा, उतना यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है। ये वाला क्षेत्र एक्सपोज्ड है, इसमें अन्य जगहों से भी निक्षेपण हो सकता है। यहां पर जो ये ऊपर का सॉइल प्रोफाइल है, इसमें बहुत प्रकार का, कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रहा है। बहुत प्रकार के जीव जंतु यहां पर जी रहे हैं, उसमें गुजर रहे हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर से लेके नीचे तक के लेयर में एक हमको सामान, मतलब एक जनरली एक हमको कंटिन्यूटी नजर आए। लेकिन अगर जो ये बेड रॉक है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसका कुछ अंश हमको यहां पर मिलेगा, क्योंकि इसी के अपर्दन की प्रक्रिया से यहां पर ये मटेरियल बना हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बिल्कुल कट ऑफ होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि जैसा नीचे वाला होगा एग्जैक्टली ऊपर वाला भी वैसा ही होगा। उसमें कुछ अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोजर, इसके अलावा और भी अन्य हवा पानी के निक्षेपण की प्रक्रिया से अन्य मटेरियल भी यहाँ पर निक्षेपित हो रहे हैं। यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जीव जंतु भी हैं, वो गुजर रहे हैं, वो कुछ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस को जन्म दे रहे हैं, जिसके कारण इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसके केमिकल प्रॉपर्टी से अपेक्षाकृत भिन्न होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर होगा। बस यही सॉइल प्रोफाइल में बताना है, मतलब यही एक समझदारी है और बाकी कुछ नहीं है। ऊपर वाला लेयर क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा हवा पानी हिमानी के द्वारा इसका, इनके थपेड़ों से लगातार इसका अपर्दन हो रहा होगा, तो ये अपेक्षाकृत बारीक होगा। यहाँ पर जो मटेरियल होंगे वो अपेक्षाकृत थोड़े बड़े बड़े होंगे। यहाँ पर जो चट्टानें होंगी ये थोड़ी टूटी फूटी होंगी, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होगा जो बहुत ज्यादा टूटा नहीं होगा। कुछ दरारें पड़ सकती हैं, कुछ क्रैक्स होंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है।
है ना। तो वही इस पे लिखा हुआ है कि मृदा या मिट्टी में विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ अलग अलग परतें होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और अलग अलग परतें होती हैं। मृदा संरक्षण के लिए मिट्टी का क्षैतिज प्रबंधन करना बहुत है। यह क्षैतिज का मतलब है ऊपरी हिस्सा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि इसी पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसी पे जो है, जो भी वेजिटेशन, जो भी वनस्पति है वो यहां पर उग रहा है। क्लियर है। तो यहां पर मिट्टी के संदर्भ में अगर हम कहें कि जो भी क्षैतिज परतें हैं, या सबसे ऊपर वाला है, फिर नीचे वाला, फिर ऐसे करके, तो सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको हम ह्यूमस का लेयर कहते हैं। ह्यूमस का लेयर का मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी चीजें हैं, वो मरने के बाद पेड़ पौधे सब वो ऊपर वाले लेयर में इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे आप जनरली देखिए कि मार्च अप्रैल का महीना पतझड़ वाला होता है ना, पत्ते गिरते हैं जनरली, खास करके दिल्ली के आसपास जो जलवायु कंडीशंस हैं उसमें पेड़ अपने पत्तों को लगभग गिरा देते हैं। तो आप देखिएगा वो सारे पत्ते कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर पे। उनका डीके और डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, गर्मी के कारण, हवा में आर्द्रता के कारण वो डिकम्पोज हो रहे हैं। इस डिकम्पोज्ड मटेरियल को ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर पे होता है। इसको ऐसे समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि कहते हैं कि मिट्टी है, कोई भी एक फसल उगाया गया तो उसमें हम गोबर की खाद डालते हैं, तो गोबर क्या है, एक ह्यूमस ही है, ब्लैक कंटेंट है ना। ये सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, उसको हम ओ लेयर कहते हैं। इस ह्यूमस के साथ साथ जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। उसके नीचे वाला ई लेयर है ना, उसके नीचे बी लेयर है, उसके नीचे सी लेयर है, उसके नीचे आर लेयर है। तो ए लेयर या ओ लेयर, इसको हम कार्बनिक या कार्बन के द्वारा, जो भी जीव जंतु हैं मर रहे हैं तो कार्बन ही में तब्दील हो रहे हैं। जो हम गोबर भी डालते हैं, गोबर का खाद भी डालते हैं, तो हम कार्बन का कंटेंट उसमें ऐड करते हैं। तो ऊपर वाला ओ लेयर है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। ए जो है ये टॉप मोस्ट सॉइल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिट्टी का या सॉइल का, है ना। वनस्पतियों के विकास के लिए, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा हमको रिसर्च नहीं करना है। ऑल जो जियोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च करना होता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के एक एक पहलू को समझना होता है। लेकिन हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है, पूछता भी नहीं है यूपीएससी, और हमको जानना भी नहीं है। हमको केवल समझना है कि ऊपर से नीचे तक एक सीक्वेंस है, उसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है, ओ ए ई बी सी और आर। इतने नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इसको लेके सामने मैचिंग वाला दे सकता है, बस इतना ही है। तो ए लेयर समझ गए। ई लेयर को देखते हैं। ई लेयर एक ट्रांजिशनल जोन है। ए टॉप मोस्ट सॉइल, सबसे उपजाऊ पार्ट अगर मृदा का कोई है तो ये ए लेयर है ना। ए से ये जो ई लेयर है एक ट्रांजिशनल लेयर है। ये पूरी तरह से मृदा विकसित नहीं है, लेकिन मृदा बनने की प्रक्रिया में। मृदा का मतलब क्या है, मिट्टी का मतलब होता है बहुत ही बारीक कण, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम पत्थरों को कहेंगे कि वो जो पत्थर है वो मिट्टी है ना। मिट्टी का मतलब होता है कि बहुत ही बारीक कण, सैंड, सिल्ट, क्ले और मड को हम मिट्टी कहते हैं इन जनरल। और उसके साथ जो भी वनस्पति या ह्यूमस का मटेरियल उसके अंदर एडेड है। क्लियर है। अब ऊपर वाला लेयर तो एक्सपोज्ड है तो हवा के थपेड़े झेल रहा है, पानी के द्वारा निक्षेपित हुआ है, या उसका अपर्दन हुआ है, या हिमानी के द्वारा हुआ होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में यह अपेक्षाकृत ज्यादा बारीक हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला हिस्सा अभी पूरी तरह से डीके, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो यह अपेक्षाकृत क्या होगा, इसके कण अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े बड़े होंगे, यानी कि ये विकसित अवस्था में नहीं होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला तो मृदा है ना, और नीचे वाला जो सब सॉइल वाला लेयर होगा या ये वाला लेयर होगा, ये अपेक्षाकृत यहां पर बड़े बड़े कण होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक ट्रांजिशन का लेयर है, जहां पर ई लेयर मृदा बनने की तरफ है, पूरी तरह बना नहीं है। क्लियर है। उसी बात को यहां पर लिखा गया है। बी को उप मिट्टी कहा गया, सी को चट्टानी सामग्री कहा गया, है ना, पेरेंट मटेरियल। कि इसी पेरेंट मटेरियल से इसका टूटन फुटन हुआ है, यानी कि जो मटेरियल है इसका मैक्सिमम पार्ट इसी प्रक्रिया से बना हुआ है ना। पेरेंट मटेरियल जो भी प्रकृति है, सिलिका की मात्रा ज्यादा हो उसमें, या उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, या उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, ऊपर वाले लेयर में हमको उसकी झलक नजर आएगी। क्योंकि यही चीज, यही रॉक कभी यहां हुआ करता था, ये चट्टान कभी यहां हुआ करता था,
लेकिन धीरे 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 वेदरिंग, अपक्षय की प्रक्रिया से उसका टूटन फूटन हुआ। तो हमको इस मटेरियल के अवशेष तो यहां पर मिलेंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मटेरियल यही हो। हवा के द्वारा यहां पर निक्षेपण हो सकता है, पानी के द्वारा यहां पर निक्षेपण हो सकता है, हिमानी के द्वारा यहां पर निक्षेपण हो सकता है, समुद्री किनारे होंगे तो समुद्र के लहरों के द्वारा निक्षेपण हो सकता है। इसका मतलब है कि इस बेड रॉक के अतिरिक्त भी इसके अंदर कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जो हमको नीचे वाले हिस्से में नहीं मिलते। बस इतना ही समझना है हमको। वही लिखा हुआ है, ओ और आर लेयर जो है ना, ओ ह्यूमस वाला लेयर और आर लेयर। ओ और आर कार्यात्मक मिट्टी का हिस्सा नहीं है, मतलब ओ जो है ये मिट्टी का हिस्सा नहीं माना जाता है, और बेड रॉक पूरी तरह से चट्टान है जिसमें से कुछ भी निकला नहीं है। मिट्टी का कटाव, शीर्ष मिट्टी का नुकसान अगर होता है तो हम कहते हैं ए लेयर और ई लेयर का कटाव हो गया। बी लेयर पौधे के जीवन का समर्थन नहीं कर सकता है। ये जो सब सॉइल है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े हैं तो इससे पौधों का कोई सपोर्ट नहीं होता है। यानी कि जो भी जड़ें आप देखते हैं, कोई भी पेड़ है तो वो ए से ई लेयर तक रहता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। जैसा मैंने बताया कि ये बड़े बड़े हैं, पहले भी बना के दिखाया था। तो यहां पर जड़ बहुत ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, यानी कि ए और ई लेयर ये जो है वनस्पति के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ना। अत्यधिक मिट्टी का कटाव बी का नुकसान भी होता है। जब बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम कहते हैं कि ए और ई लेयर तो चला ही गया, साथ साथ ये जो सब सॉइल था जो आगे चल के मृदा बनता वो भी यहां पर हट गया। और अगर ये टॉप लेयर हट गए तो बाकी सब तो चट्टाने हैं। इसका मतलब है कि वो क्षेत्र अपेक्षाकृत मृदा से, मिट्टी से महरूम हो गया। क्लियर है। पहाड़ी क्षेत्रों पे जब सॉइल इरोजन होता है, मृदा का अपरदन होता है ना, कि तेज गति से ढाल पे है तो पानी बहा तो पानी अपने साथ मृदा को काटता हुआ गया, तो हम कहेंगे कि ए लेयर का कटाव हुआ। ज्यादा अपेक्षाकृत कहेंगे कि इंटेंस सॉइल इरोजन है तो इसका मतलब है कि ई लेयर का भी अपरदन हो गया। और बहुत ज्यादा पूरी तरह से मिट्टी का कटाव हो गया है, इसका मतलब है कि जो बी का सब सॉइल था उसका भी अपरदन हो गया और क्या बच गया, केवल चट्टाने। तो कई बार आप देखेंगे पहाड़ों पे अत्यधिक तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र होंगे और जहां पर मंद ढाल नजर आ रहा होगा, कहीं पर आपको नजर आएगा कि कोई पहाड़ है उसका ढाल बहुत ज्यादा तेज है, तो आप देखेंगे कि वहां पर चट्टाने हैं। और वहीं उसी किनारे पे, उसी पहाड़ के आसपास आप देखेंगे जहां ढाल कम है तो आप देखेंगे कि वहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है ना। वहां पर आपको मिट्टी नजर आ रही है ना, बारीक कण नजर आ रहे हैं। यहां आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा वीराना सा नजर आएगा, बिल्कुल मतलब उस पर आपको नजर ही नहीं आएगा कि कोई पेड़ पौधे हैं। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम हार्ड सरफेस है। तो इसका मतलब है कि वहां पर ए लेयर, ई लेयर या बी लेयर का विकास नहीं हुआ है। बस इतना ही है सॉइल प्रोफाइल के संदर्भ में। तो दुनिया के कुछ हिस्से या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर हमको ये सारे लेयर्स मिलते हैं, है ना। जैसे गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना। ये जो ए लेयर है, टॉप सॉइल है, इसकी गहराई 2000 मीटर तक है, 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर गहरा है। मतलब पेड़ पौधे 2 किलोमीटर नीचे तक जा सकते हैं, उनकी जड़ें, इतना गहरा है, इतना डीप सॉइल है ये। क्लियर है। लेकिन जब हम पहाड़ों को देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं तो हार्डली 1 मीटर 2 मीटर की इसकी गहराई होती है। तो अगर हम गंगा के मैदान को देखें तो हमको पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर नजर आता है, सॉइल प्रोफाइल नजर आता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो हो सकता है कि ए लेयर ना हो, केवल ई लेयर तक हो। तो सॉइल प्रोफाइल पढ़ने का मूल पर्पज ये है कि हम इस बात को समझ सकें, इस बात को देखें कि कई जगह पे हम देखेंगे कि वहां पर मिट्टी की जगह केवल पथरीले पथरीले रॉक्स हैं। इसका मतलब है कि वहां पर मिट्टी का विकास नहीं हो पाया है। कई बार हम देखेंगे कि जो सॉइल का लेयर है वो बहुत ही पतला है ना। थोड़ा सा आप खोदेंगे तो देखेंगे, ठग से कुछ मारेंगे तो देखेंगे नीचे से पत्थर आ गया। इसका मतलब है कि वहां पर सॉइल का जो ऊपरी हिस्सा है वो अपेक्षाकृत कम विकसित अवस्था में है। अभी नीचे वाले हिस्से का अपक्षय नहीं हुआ है, और अपक्षय नहीं हुआ है, टूटन फूटन नहीं हुआ है, तो अभी गहरी मिट्टी का निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। क्लियर है। तो दुनिया के कुछ हिस्से में हमको अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित अवस्था में नजर आता है, और कहीं कहीं पर ये हमको कई बार ऊपर वाला लेयर नजर भी नहीं आता, केवल नीचे वाले हिस्से नजर आते हैं। कहीं कहीं पर हमको ये नजर आता है तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है ए लेयर की, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम कहते हैं कि वो मिट्टी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, उसका सॉइल प्रोफाइल बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। दुनिया के जितने भी उपजाऊ क्षेत्र हैं, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान,
वहां पर हमको ये सॉइल प्रोफाइल विकसित अवस्था में नजर आता है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में हमको अपेक्षाकृत कम विकसित अवस्था में नजर आता है। ये सॉइल प्रोफाइल है। अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में, लीचिंग या निक्षालन की प्रक्रिया और कैपिलरी एक्शन या केशिका के बारे में। लीचिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ जाना। कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि मिनरल्स का, जो सॉइल में जो भी मिनरल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो हम इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। लीचिंग के लिए आर्द्रता का होना जरूरी है ना, आर्द्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आर्द्र मौसम होगा, खूब पानी गिर रहा होगा, तो उसके साथ जो भी घुलनशील मिनरल्स होंगे उसके घुल के साथ नीचे चलते चले जाएंगे। ये जो लीचिंग की प्रक्रिया है, ये मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार का होगा, एक ठंडे इलाकों में, गर्म इलाकों में, है ना, ये भी बताया आपको। तो लेटोसोल और पोर्टजोल के बारे में बताया था, ध्यान होगा आपको। लेटोसोल और पोर्टजोल। एक सवाल यहां पर आप लोगों से पूछ लेते हैं एक सवाल आप लोगों से यहां पर पूछ लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है लेटोसोल, है ना, लास्ट क्लास में बताए भी थे, लेटोसोल और पोर्टजोल। लेटोसोल के लिए ए लिख लीजिए और पोर्टजोल के लिए बी लिख लीजिए, है ना, ए और बी। लेटोसोल के लिए ए और पोर्टजोल के लिए बी। दोनों ही आर्द्र मौसम में होंगे। आर्द्रता चाहिए, मैंने लिखा है यहां पर, दोनों को आर्द्रता चाहिए। बस मुझे यह बता दीजिए कि इस लेटोसोल और पोर्टजोल, यानी कि ए और बी में से ये पेट्जोल एक प्रकार की मृदा है, एक प्रकार का मृदा है जिसमें बहुत ज्यादा लीचिंग हुआ है। लेटोसोल भी एक प्रकार का मृदा है जिसमें बहुत ज्यादा लीचिंग की प्रक्रिया हुई है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से ठंडे जगह पे किसका विकास होता है। ठंडे क्षेत्र, यानी कि रशिया का साइबेरिया मान लीजिए, है ना, लेटोसोल का विकास होगा या पोर्टजोल का विकास होगा, यानी कि ए या बी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी ठंडे इलाकों में। ये बस मुझे बता दीजिए। सभी लोग पोर्टजोल बोल रहे हैं, है ना, यानी बी। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, पोर्टजोल। तो आसान हो गया। ऐसे ही करके यूपीएससी अलग अलग नाम देगा, लेटराइट नाम दे देगा, कुछ कुछ मिट्टियों का नाम देगा और कहेगा कि कुछ स्टेटमेंट देगा कि ये एक प्रकार की मृदा है, उस मृदा में बहुत ज्यादा लीचिंग की प्रक्रिया या निक्षालन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये इस अक्षांश पे है, 45 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है, अति आर्द्र मौसम में पाया जाता है। इनमें से किस प्रकार की मृदा या कौन सी मृदा जो है इस क्षेत्र में पाई जाएगी, 4-5 का नाम दे देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। ठीक है, अगर आर्द्र लिखा हो और ठंडी की जगह गर्म मौसम लिखा हुआ हो, आर्द्रता भी खूब है और वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कौन से प्रकार का मृदा पाया जाएगा, तो लेटोसोल। चलिए, अब यहां पर एक चीज आप लोगों से, कोई ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं ये चीज कि हम लोगों ने बहुत विस्तार से दुनिया के जलवायु प्रदेश की चर्चा की है ना, विषुवत रेखाई जलवायु। एक बार सारे नाम आपको बता देता हूं ताकि आप लोग बता पाए कि कहां मिलेगा। विषुवत रेखाई जलवायु, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, मरुस्थलीय जलवायु या गर्म मरुस्थल के क्षेत्र, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइबेरियन या टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। मुझे ये जो मैंने आपको 10-12 नाम बताए, 11 नाम बताए, इन 11 जलवायु प्रदेशों में से लिख के मुझे बस बताइए कि ये जो लेटोसोल होगा इन 11 जलवायु में से किस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा, है ना। 11 जलवायु प्रदेश का नाम बताए और अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो बस मुझे बता दीजिए कि 11 में से किस जलवायु प्रदेश में
ये सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाएगा। किस जलवायु प्रदेश में, 11 नाम बताए, उन 11 नामों में से किस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा? आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? एक ठीक है। आप सब लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। इन सब में से सबसे ज्यादा अगर सॉइल कहीं पर पाया जाएगा, सबसे ज्यादा मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो भूमध्य सागरीय जलवायु होगा, है ना। लेकिन मानसूनी जलवायु में भी पाया जा सकता है, जहां अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होती है, पाया जा सकता है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, गर्मी भी वहां पड़ती है, तो वहां भी पाया जा सकता है। लेकिन सबसे विकसित अवस्था में, मतलब ये सॉइल ऐसे विकसित तो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पाया अगर कहीं पर जाएगा ये लेटोसोल, तो वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु पे। यूपीएससी ऐसे कई बार नामों का इस्तेमाल करेगा, लेटोसोल, पोर्टजोल, तो आपको लगेगा कि यार ये बाउंसर है मेरे लिए, ये लेटोसोल क्या होता है, पोर्टजोल क्या होता है, कुछ नहीं है। बस लीचिंग ध्यान रखिए और उसके साथ ये 2 नाम ध्यान रख लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़े रखिए। और ध्यान रखिए कि गर्म और आर्द्र जगह, ठंडे और आर्द्र जगह, है ना, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद कोई भी जलवायु प्रदेश कहे, जैसे लेटोसोल के संदर्भ में कहेगा कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा, तो 4-5 जलवायु प्रदेश दे देगा और कहेगा कि टिक करिए। जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो कहेंगे कि यार बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मुश्किल था, एक शब्दावली पूछ लिया, फिर कह रहा है कि बताओ किस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा। ऐसा होता है क्या? दुनिया में इतने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन है आसान, कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट है। लेटोसोल बस नाम ध्यान रखना है, लीचिंग की प्रक्रिया है और उसको जलवायु प्रदेश से जोड़ देना है, दैट्स इट, सिंपल है। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन कई बार 2-3 पहलुओं से जब जुड़ जाते हैं तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लीचिंग की प्रक्रिया देख ली थी, कैपिलरी एक्शन को तो समझ ही लिया है कि क्या है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा शुष्क मौसम का होना जरूरी है। आर्द्रता बहुत ज्यादा होगा तो लीचिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, तो आर्द्र मौसम नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और अपेक्षाकृत थोड़ा शुष्क होना चाहिए। कैपिलरी एक्शन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होगी जहां बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है, सेमी एरिड कंडीशन हो। बिल्कुल सूखा हुआ भी होगा तो नीचे से पानी ऊपर आएगा ही नहीं, जब मिट्टी में पानी होगा ही नहीं तो आएगा क्या ऊपर। तो अति शुष्क मौसम में भी नहीं होगा और अति आर्द्र मौसम में भी नहीं होगा। कैपिलरी एक्शन के लिए थोड़ा पानी की जरूरत है कि पानी नीचे से ऊपर आना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लेयर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो नीचे से वो लगातार ऊपर की तरफ सक किया जा रहा है ना। और उस पूरी प्रक्रिया में नीचे से पानी अपने साथ कुछ मटेरियल को ऊपर वाले लेयर पे ले ला के जमा कर देती है। उस प्रक्रिया को हम केशिका या कैपिलरी एक्शन कहते हैं, है ना। कैल्शियम या सोडियम लवण की मात्रा अपेक्षाकृत जम जाती है, यानी ऊपर वाले लेयर पे लवणता या नमक रह जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे उसके बारे में, बस इतना एक समझदारी चाहिए था। अब यहां पर कई बार यूपीएससी आपसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस पूछेगा, बस आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एट ए टाइम 6-7 पॉइंट्स, ये 6-7 डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। पूछेगा कि मृदा क्षरण के लिए जो कारक हैं कि हाल ही के समय में मृदा का अपरदन जो है वो अपेक्षाकृत तीव्र हुआ है, उन मानवीय या ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताइए। तो आपको कुछ डायमेंशंस के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर वनों की कटाई, रेत खनन, ईंट बनाना, अधिक चराई, दोषपूर्ण कृषि प्रथाओं, इस तरह की चीजों को आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये सर ये फैक्टर्स है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो लेयर है या जो आपके सामने एक इमेज बना हुआ है, देखिए एक तरफ मृदा का अपरदन हो गया है, या कह सकते हैं कि इस वाले हिस्से को ह्यूमंस ने या मानवों ने काट के खेती के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पेड़ पौधों को या जो भी जंगल थे उसको हटा दिया और हमने कृषि करना शुरू किया। ये पूरा का पूरा जमीन या मिट्टी एक्सपोज हो गया। हैवी रेनफॉल होगा तो ये पूरा का पूरा ऊपर का मिट्टी नीचे चला आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखते हैं कि देखिए इधर भी एक ढाल है और इधर भी एक ढाल है, इस एरिया को हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वनों की कटाई की, अलग अलग जो भी पर्पज हो, घर बनाने के लिए, कृषि के लिए, जो भी कार्यों के लिए हम लोगों ने किया। अब सोच के देखिए इस वाले एरिया में सॉइल इरोजन ज्यादा होगा,
इस वाले पार्ट में सॉइल इरोजन अपेक्षाकृत कम होगा। इसका मतलब है कि हम लगातार मॉडिफाई कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं और बदल रहे हैं, तो उसका परिणाम सॉइल इरोजन के रूप में नजर आता है। मतलब क्लियरली अगर आप इसको देखें तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि एक ही पहाड़ है, उसका एक हिस्सा वनों से ढका हुआ है और एक हिस्से को हमने वन से विहीन कर दिया है ना। फॉरेस्ट वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा गुजरे हैं, है ना, चिपको मूवमेंट के फाउंडर थे, या कह सकते हैं कि भारत में पर्यावरणीय मुद्दों का एक तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में शुरुआत होता है। दोषपूर्ण कृषि कार्य, कैसे कृषि करना है वो भी हमको ठीक से नहीं मालूम है, अभी देखते हैं कैसे। फसल चक्रण, है ना, फसल का चक्र कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि आपने धान बोया है या गेहूं बोया है, तो फिर उसके बाद लेगुमिनस प्लांट यानी कि दलहन बोइए, है ना, मतलब दाल वाले पौधे आप बोइए, है ना। दाल खाते हैं ना हम लोग, तो वो दाल को आप लोग बोइए। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में कि जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं या दलहन जो होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजनस प्लांट। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो नाइट्रोजन यूरिया होता है, या जो हम लोग अभी यूरिया डालते हैं ना, मान लीजिए कि आप देखेंगे, या सबसे ज्यादा भारत में या दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया है। यूरिया कुछ नहीं है, यूरिया नाइट्रोजन है। क्लियर है? यूरिया का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को हम यूरिया कहते हैं। कोई भी एक प्लांट है, अगर उसका ग्रोथ धीमा है तो थोड़ा सा उसको नाइट्रोजन दे दीजिए, मतलब यूरिया दे दीजिए। जड़ों पे बिल्कुल मत डालिएगा, जड़ों पे डालेंगे तो जल्दी जल जाता है, मतलब बहुत गर्म होता है तो जड़ों को जला देता है। तो थोड़ा सा प्लांट्स के थोड़ा दूर रख डाला जाता है। अनुभव करके देखिएगा, ज्यादा कभी डालेंगे तो देखेंगे कि प्लांट्स मर गए, ठीक है। लेकिन अगर सही अमाउंट में डालेंगे और वाटरिंग अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब आप देखेंगे कि उनके पत्ते पीले पड़ गए हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई हॉबी हो जैसे कि गार्डनिंग, तो देखेंगे कि कई बार आपके प्लांट्स के पौधे या उनके पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं, येलोइश हो गए हैं। तो उसको थोड़ा सा अगर आप यूरिया डाल देंगे, नाइट्रोजन डाल देंगे, तो देखेंगे कि उसका कलर ज्यादा ग्रीन हो गया है, मतलब वो ज्यादा हरा भरा हो गया। तो इसका मतलब है कि यूरिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यूरिया दो तरीके से डाला जा सकता है, प्लांट्स को दिया जा सकता है। एक तो मैनमेड फर्टिलाइजर जिसको हम यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर कहते हैं, दूसरा प्रकृति स्वयं उसको मिट्टी में संग्रहित करती है। और उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और गुजरने के बाद वो नाइट्रोजन जो है वो पेड़ों के साथ रह जाता है। तो ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, ये जो दलहन होते हैं, इनके जड़ों में बहुत सारे बैक्टीरिया निवास करते हैं। पढ़े होंगे शायद, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, दही खाते हैं उसमें खूब बैक्टीरिया होता है। तो जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है, चिपक जाता है जड़ों के साथ, नाइट्रोजन खाता रहता है और इस पूरी प्रक्रिया में पेड़ों को भी नाइट्रोजन मिलता है। प्राकृतिक तरीका, नेचुरल तरीका, नेचुरल प्रोसेस है नाइट्रोजन मिलने का। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको दलहन डालना पड़ेगा, यानी दलहन बोना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने धान बोया, ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं कि यार गेहूं बोना है, तो आप सोचेंगे कि यार जो दाल का एमएसपी है, एक तो दाल का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम होती है, और उस लिहाज से उसका एमएसपी ज्यादा नहीं है, और एमएसपी ज्यादा नहीं है तो मैं क्यों बोऊं? इससे अच्छा तो मैं गेहूं बोलूं, इससे अच्छा तो मैं कुछ और बोलूं जिसमें अपेक्षाकृत मुझे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे करके दलहन का हमने प्रोडक्शन बहुत हद तक कम कर दिया, और आज भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इतना बड़ा देश है और आज हम अपना दाल स्वयं नहीं उगा पाते हैं, हम दुनिया से मंगाते हैं। हमारे बगल में म्यांमार है, हम उससे सबसे ज्यादा आयात करते हैं दालों का। दुनिया के बहुत सारी जगहों से हम दाल मंगाते हैं, मतलब हम स्वयं अपना सेल्फ सफिशिएंट उसमें नहीं। हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यानी हमारे जो कृषि है वो क्या कर रहा है? हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। एमएसपी के अंदर जो लूप होल्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उस पूरी प्रक्रिया में हम उन फसलों पे फोकस कर रहे हैं जिसका एमएसपी ज्यादा होता है, जिसका हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसकी पैदावार ज्यादा है, जिससे कि आय ज्यादा होगी।
और इस पूरी प्रक्रिया में एक दोषपूर्ण फसल चक्रण की शुरुआत हो जाती है। हमको जो साइकिल को मेंटेन करना है कि एक बार हम धान बोएं, फिर उसके बाद या हम जो है नाइट्रोजनस बेस्ड जो है दलहन बोएं, गेहूं बोएं, फिर हम उसको करते रहें, चेंज करते रहें। इसका मतलब है कि जो फसल का चक्रण है उसमें रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, बदल बदल के फसलों को बोया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इमेजिन करिए क्या होगा कि बार बार वही राइस धान गेहूं अगर बोते रहेंगे तो जो भी मिट्टी है उसमें जो भी पोषक तत्व धान और गेहूं को चाहिए वो लगातार उसका हास होता रहेगा। हम उसको रिचार्ज होने का समय नहीं दे रहे हैं। और उस पूरी प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, प्राकृतिक रूप से जब वो नहीं हो पा रहा होगा तो हम खूब सारा उसके अंदर केमिकल्स डाल देंगे, फर्टिलाइजर डाल देंगे, एनपीके का खूब इस्तेमाल करेंगे। और एनपीके का इस्तेमाल मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करने से जो मिट्टी का प्रॉपर्टी है उसका हास हो जाता है। वो ज्यादा कह सकते हैं कि बिल्कुल बारीक धूल जैसा हो जाता है और थोड़ा सा भी हवा आने पे वो अपेक्षाकृत जल्दी उड़ जाता है। फसल चक्रण यानी कि जो हमारा साइकिल है, क्रॉप साइकिल है, उसके अंदर फॉल्ट्स हैं, उसके अंदर लूप होल्स हैं। तो ये है फसल चक्रण का अभाव और कम मिट्टी का पोषण होता है या पोषण नहीं हो पाता है, चार्ज नहीं हो पाता है। ढलान के साथ जुताई बिना किसी अवरोध के शीर्ष मिट्टी का नुकसान। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अब उसमें थोड़ा बदलाव हमको नजर आता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए पहाड़ का ढाल है, ये है ना, ये पहाड़ का ढाल है और इस पहाड़ के ढाल को थोड़ा बना लेते हैं और ये पहाड़ का ढाल है, ठीक है। अब ढाल है तो मान लीजिए कि इस पहाड़ पे पानी गिरा, बारिश हुई और पानी की बूंदें गिरी, तो पानी तो ऐसे ही चलेगा ढाल के साथ साथ, ऐसे ही मूव करेगा। अब मान लीजिए कि हमको खेती करनी है ना, मान लीजिए कि गेहूं ही बोना है यहां पर। अब गेहूं बोना है अगर हमको यहां पर, तो हम क्या रहे हैं, हम ट्रैक्टर वाले को बुलाए या हमने खुद जो है क्यारी बनानी शुरू की और हमने कोड़ा कैसे, ऐसे एक ऐसे सीधा सीधा लाइन बनाया कि हम फसल ऐसे लगाएंगे। कोड़ वोड़ के तैयार रखे हुए हैं, है ना। जैसे जून का महीना है, बारिश होने ही वाली है, सपोज मान लीजिए, मतलब तो जुलाई आ गया, मॉनसून दस्तक दे रहा है। और मान लीजिए कि उत्तराखंड और इन सब इलाकों में 30 जून के बाद या 7 जून के 30 जून या 7 जुलाई के आसपास वहां पर वर्षा पहुंचता है। तो सपोज मान लीजिए कि किसान पूरा तैयार है ना, उसने अपना बुलाया और ट्रैक्टर से और अपनी सारी क्यारी वारी बना ली। अब खूब वर्षा हो गई तो हमने क्यारी बना के दे दिया है उसको। पानी जो है बड़े आराम से ऐसे फ्लो करेगा और मिट्टी को हमने कोड रखा है तो बड़े आराम से ऊपर वाले लेयर को बहाता हुआ नीचे ले जाएगा। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ढाल के अनुसार हम यहां पर इसकी कोड़ाई कर रहे हैं। ये फॉल्टी मेथड है। इसके कारण अपर्दन अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इसके कारण अपर्दन अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। सोच के देखिए करना क्या था। करना यह था कि पहाड़ का ये हाइट अलग है, ये समान हाइट वाले दो पॉइंट है पहाड़ के, ये दो समान हाइट वाले दो पॉइंट है, ये समान हाइट वाले हैं, ये समान हाइट वाले हैं और ये समान हाइट वाले। हमको कोड़ना क्या था, ऐसे ऐसे कोड़ते, ऐसे क्यारियां बनाते, पानी बहता, पानी के लिए एक बाधा के रूप में ये होता, पानी यहां पर रुकता, फिर इसके ऊपर से होके बहता, फिर यहां पर आता, फिर इसके ऊपर से होके बहता। बार बार उसके लिए हम बैरियर क्रिएट करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती जिसको कहते हैं, है ना, सीढ़ी नुमा खेती। तो हमको खेती कैसे करनी चाहिए थी, ऐसे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर नजर आएगा। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। मतलब हम यहां पर क्या बनाते, हम यहां पर क्यारियां बनाते।
अब क्यारियां बनाते तो जो पानी बहता उसके सामने एक बाधा के रूप में होता, इस बाधा को पार करता, फिर इधर आता, फिर ऐसे करता हुआ आता। उस पूरी प्रक्रिया में हम पानी के प्रवाह की गति को बार बार थाम रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं, अपरदन की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। और अगर हम सीधे खेती करेंगे ऐसे तो हमने गति दे दी, पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगा तो अपरदन ज्यादा करेगा, और कोड़ के हम तैयार ही हैं। फॉल्टी मेथड। हमको करना क्या चाहिए? हमको करना चाहिए सीढ़ी नुमा खेती। इसको कहते हैं कि ये दो जगह हैं इस पहाड़ के, दोनों समान हाइट पे हैं, ये दोनों समान हाइट पे हैं, दोनों समान हाइट पे हैं। समान हाइट पे मिलाने वाली रेखाओं को हम कंटूर रेखा कहते हैं। कंटूर रेखा, समान हाइट है ना, 1000 मीटर मान लीजिए, तो 1000 मीटर पे दो जगहों को मिला दीजिए। 2000 मीटर या 100 मीटर, 200 मीटर, 300, समान हाइट वाली मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कंटूर रेखाएं कहते हैं। तो इसको कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है कि ऊंचाई के अनुसार आप ऐसे ऐसे करके उसको करिए और पानी के लिए बैरियर क्रिएट करिए। ढलान के साथ जुताई बिना किसी अवरोध के शीर्ष मिट्टी का नुकसान करती है। तो हम एग्रीकल्चर में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, दो उसके इश्यूज हैं। एक, मैदानी इलाकों में फसल चक्रण के कारण जो सॉइल का कंपोजिशन है उसको हम लोगों ने काफी हद तक बदल दिया है, केमिकल एडिशनली ऐड किया है जिससे उसके इरोजन की प्रक्रिया बढ़ गई है। और पहाड़ी इलाकों में हम ढलान के साथ जुताई करते हैं, सीधा सीधा करते हैं, जिसके कारण अपेक्षाकृत अपरदन की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसका क्या होगा? शीर्ष मिट्टी या ये जो प्रक्रिया है, अगर जो है कि हम फसल चक्रण पे फोकस नहीं कर रहे हैं और ढलान के साथ कृषि कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? तो एक तो जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन हो जाएगा। जरा सोच के देखिए, मिट्टी क्या करता है? पानी को अपने अंदर अवशोषित करता है और समय देता है कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज ज्यादा हो, है ना, कि भूमिगत जल का स्तर बढ़े। अगर मिट्टी विकसित अवस्था में है और आप उसमें पानी डालते हैं तो वो अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब है ट्रिकल डाउन के लिए, नीचे जाने के लिए मिट्टी प्रक्रिया को धीमा करता है, स्लो डाउन करता है, यानी कि पानी की गति को धीमा करता है, जिससे भूमिगत जल स्तर ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर टॉप सॉइल का इरोजन हो जाएगा तो जो भूमिगत यानी कि जो मिट्टी पानी अपने साथ अवशोषित कर रहा था और नीचे उसको एब्जॉर्ब करने का समय दे रहा था, ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, या अपेक्षाकृत ये प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, या अप्रभावी हो जाएगी, जिससे भूमिगत जल स्तर अपेक्षाकृत नीचे जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन का क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति सूखेगी, वाटर का लेवल नीचे जाएगा, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। नदियां और नहरों में क्या होगा? एक नदी है, नदी का मतलब क्या है? एक इस तरह का उसके अंदर पानी है ना, एक कटोरा नुमा आकृति है। क्या होगा? नदी, कोई भी एक नदी का बेसिन क्या होता है? अगर नदी में पानी बह रहा है तो इसका मतलब नदी निचला क्षेत्र है और इस कटोरे नुमा आकृति के बीच में पानी है, ऐसा ही है। अब इस पानी में हम क्या कर रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा सॉइल के इरोजन हुआ या मृदा का बहुत ज्यादा अपरदन हुआ। मृदा का अपरदन होगा तो मृदा कहां जाके फाइनली डिपॉजिट होगी? इस नदी के तलछट पे, और नदी के तलछट पे जब इकट्ठा होगा तो इतनी दूर में केवल और केवल सैंड या बालू इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नदी की जो क्षमता है पानी को साथ लेके चलने की, वो कम हो जाएगी, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्रा जैसे एक नदी है, सपोज, है ना, कि नामचा बरवा के पॉइंट से एंटर करती है भारत में। अब मान लीजिए कि भारत में एंटर कर रही है और आसाम में बहुत ज्यादा मृदा का अपरदन हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी में खूब पानी बहता है, और मान लीजिए कि उसका जो कटोरा नुमा आकृति है उसमें पानी की जगह खूब गाद बालू मिट्टी भर गया। बारिश के दिनों में जब खूब पानी आया तो वो जो कटोरे नुमा आकृति था उसके एक निचले वाले हिस्से को आधा हम लोगों ने सपोज करिए कि मिट्टी से भर दिया है। इसका मतलब है कि जो नदी की क्षमता है पानी लेके अपने साथ चलने की, वो हमने कम कर दी है, और जो एक्स्ट्रा पानी आता है नदी उसको अपने इस बेसिन में रख नहीं पाती है, और उस पूरी प्रक्रिया में पानी इन दोनों किनारों से बाहर बहने लगता है। इन दोनों किनारों से एक्स्ट्रा पानी बहने लगता है, और यही बाढ़ है। इसका मतलब है कि आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से मृदा अपरदन बाढ़ जैसी आपदाओं को ज्यादा प्रबल बना देता है, ज्यादा ऊर्जावान बना देता है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी साथ में लेके उसके चलने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है, जिससे बाढ़ जैसी विभीषिकाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर यही है, नदी और नहरों में गाद भर जाता है और उस पूरी प्रक्रिया में एक आपदा।
ब्रह्मपुत्र नदी में एक प्रॉब्लम यही है कि लगातार वहां पर खूब सारा सेडिमेंटेशन, गाद बालू मिट्टी, उसके साथ खूब सारा अपर्दन होके आता है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी की कैपेसिटी या उसका जो पानी कैरी करने का कैपेसिटी है वो अपेक्षाकृत कम हो रहा है, जिसके कारण एक्सेस पानी बाढ़ के रूप में हमको नजर आता है। बाढ़ और सूखे की आवृत्ति बढ़ जाएगी नदी और नहरों के संदर्भ में। बाढ़ क्यों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा सोच के देखिए कि गर्मी के दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि गर्मी में इस नदी का पानी अपेक्षाकृत कम हो गया है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, पानी का ज्यादा ले नहीं जा सकता है। उस पूरी प्रक्रिया में इस नदी में डेफिसिट टाइम पे, यानी कि जब वर्षा नहीं हो रही होगी तो अपेक्षाकृत इसका पानी कम हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि नीचे तो गाद बालू हम लोगों ने भर दिया है। तो उस पूरी प्रक्रिया में नदी की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो कम हुई है। तो सूखे के समय में या अपेक्षाकृत ड्राई सीजन्स में वो नदी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है, ज्यादा पानी का सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगा। तो बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं की प्रबलता बढ़ती है ना, इस बात को ध्यान रखना है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी। कोई एक पहाड़ है और ये पहाड़ बिल्कुल खुला हुआ है ना, हमने इसका कटाव कर दिया, यहाँ पर जो भी वनस्पति है उसको हटा दिया। इसका मतलब जब खूब बारिश होगा तो ये जो गाद बालू मिट्टी है इसके नीचे जब पानी बहना शुरू करेगा तो इस पानी के साथ साथ ये पूरा मटेरियल एक साथ नीचे चला आएगा। इसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत वहां ज्यादा होंगी जहां पर पेड़ पौधों से वो क्षेत्र या वो स्लोप महरूम है। सपोज करिए कि यहीं पर पेड़ होता तो पेड़ की जड़ें जो हैं इन मिट्टी को बांधे रखती, साथ ही साथ इस पानी को बाधा के लिए बाधा भी होती और इस पानी का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रही होती। ओवरऑल पानी का फ्लो कम हो जाता और मिट्टी को पकड़ के रखा जाता तो भूस्खलन जैसी घटनाएं भी नहीं होगी, लैंडस्लाइड्स। तो कहने का ये मतलब है कि मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसके निहितार्थ क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। एग्जामिनर आपसे ये सब जानना चाहेगा कि बताइए कि मृदा अपर्दन के कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है। तो आपको ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताना होगा, जैसे मैंने मानव के बारे में बता रहा, मतलब आपको एग्रीकल्चर साइकिल के बारे में बताया। इस पूरी प्रक्रिया में यूपीएससी आपसे ये भी जानना चाहेगा कि इसके निहितार्थ बताइए, इसका प्रभाव क्या होगा। तो उस समय आप प्रभाव क्या सोच पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे एग्रीकल्चर के बारे में लिखें, किससे उत्पादकता कम हो गई है ना, उसके बारे में कुछ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे। लेकिन बहुत सारे डायमेंशन से सोच के आपको बताना है। तो ये 6-7 पॉइंट्स के बारे में अगर इन डायमेंशन से सोचेंगे तो ज्यादा प्रभावी उत्तर लिख सकते हैं। एग्जामिनर को बता सकते हैं कि सर सॉइल इरोजन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमको केवल कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसकी उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बहुआयामी इसके प्रभाव है, वनस्पति से लेके आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके लैंडस्लाइड, सूखा, बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियों को भी हमको एग्जामिनर को बताना है कि वो भी इसके कारण ऐसी स्थिति होती है। पानी की कैपेसिटी के बारे में कि जो बेसिन क्षेत्र है उसके बारे में बताना है, ग्राउंड वाटर के संदर्भ में आपको बताना है, और बाकी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ मिट्टी का नुकसान होता है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्लियर है? तो मिट्टी के कटाव के निहितार्थ के बारे में अगर एग्जामिनर आपसे जानना चाहे या पूछे कि अगर सॉइल इरोजन होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एग्जामिनर जानना चाहता है कि कितना सोच सकते हैं, आपका दायरा कितना है सोचने का, कि मिट्टी के कटाव को लेके किन किन आयामों पे आप सोच पा रहे हैं, है ना। कुछ लोग यूनिडायमेंशनल आंसर लिख देते हैं, बस कृषि 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 के बारे में लिखते चले जाएंगे, है ना। तो वो सोचेंगे कि कृषि के बारे में लिखें, कृषि के सब टॉपिक्स के बारे में लिख दें, लेकिन आपने एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा विस्तार दे दिया है और एग्जामिनर आपसे अपेक्षा ये कर रहा था कि आप बहुत सारे आयामों के बारे में बताइए। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि मृदा क्षरण के मानव प्रेरित क्या क्या कारण है, तो यहां पर एग्जामिनर को बता दीजिए। इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, 2-2 लाइन लिखेंगे कि क्या कारण है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट बता दीजिए। इसका प्रभाव पूछेगा तो ये 4-5 आयाम से उसके प्रभाव के बारे में बता दीजिए। अब मैंने आपको यहां 6 पॉइंट्स बताए कि मिट्टी के कटाव के निहितार्थ या उसका जो प्रभाव है इन 6 आयामों पे है। मैं अब आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं कि इसके अलावा कोई 7वां पॉइंट आप सोच पा रहे हैं तो बताइए। हम ये 6 पॉइंट सोच पाए, है ना, इन आयामों से हम सोच पाए। आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो उसमें खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ये 6 उसके प्रभाव हैं। इसके अलावा कोई 7वां आपको लगता है तो बताइए, ताकि बाकी और बच्चों के साथ हम शेयर कर सकें। इन कैटेगरीज के अलावा कुछ और अगर सोच पा रहे हैं तो बताएं।
सोचिए थोड़ा, 2 मिनट, और सोच के बताइए कि इसके अलावा कि मिट्टी के कटाव का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, इसके अलावा कुछ और ध्यान में आ रहा है तो बताइए। मृदा के पोषण में कमी, शीर्ष मिट्टी का नुकसान, उसी पॉइंट में आ जाएगा मृदा के पोषण में कमी। और हम आपसे प्रभाव, इसके निहितार्थ पूछ रहे हैं। निहितार्थ का मतलब है कि मिट्टी के कटाव, अगर मृदा का अपरदन होता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। जान माल का नुकसान वो बता ही दिए, लैंडस्लाइड आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से सूखा बाढ़, कृषि उत्पादन कम, शीर्ष मिट्टी का नुकसान होगा तो यहीं पर वो पॉइंट आएगा, शीर्ष मिट्टी का नुकसान होगा तो उत्पादन, एग्रीकल्चर का उत्पादन उत्पादकता दोनों कम होगा। उपजाऊ भूमि में कमी, शीर्ष मिट्टी का नुकसान होगा तो उसमें कमी आएगी, सेम पॉइंट है। और हम जानना चाहते हैं कि और कुछ और सोच पा रहे हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वो मृदा का कटाव हो रहा है तो शीर्ष मिट्टी का नुकसान होगा। हाँ, एक पॉइंट बड़ा अच्छा आया, बायोडाइवर्सिटी में कमी। तो प्राकृतिक वनस्पति सूख जाती है तो यहीं पर आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति अगर सूख जा रही है तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। खाद्य असुरक्षा, शीर्ष मिट्टी का नुकसान होगा तो उत्पादन उत्पादकता कम होगा तो खाद्य सुरक्षा या खाद्य असुरक्षा होगा। बड़ा दूर दूर तक सोच रहे हैं। मानसून का प्रभाव, मानसून पर प्रभाव, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है आप जितने भी पॉइंट सोचेंगे मोर और लेस, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन 90-95% पॉइंट्स इन्हीं 6 आयामों पे आ जाएंगे, है ना। बहुत सोच के 6 पॉइंट्स बनाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इन पॉइंट्स के बारे में सोचिए। और जो विचार मैं ये जो आप लोग लिख रहे हैं, मैं एक्सरसाइज इसलिए आप लोगों से करा रहा हूं कि आप सोच सकें। आप सोचिए, लॉजिक लगाइए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि मैंने जब मृदा को समझ लिया और उसके प्रभाव के बारे में सोच रहा हूं तो किन किन आयामों से सोच सकता हूं, किन किन डायमेंशन से मैं उसके बारे में तर्क कर सकता हूं, एग्जामिनर को बता सकता हूं। क्लियर है। ये 5-6 पॉइंट्स ध्यान में रखिए और इन आयामों के संदर्भ में ही अधिकतर आपके जो पॉइंट्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं कमेंट, है ना, सोच के देखिएगा कि क्या इन्हीं पॉइंट्स को मैं इन 5-6 में कहीं पर फिट कर सकता हूं, तो अधिकतर पॉइंट्स इसी 5-6 में फिट हो जाएंगे। क्लियर है। ये 6 आयाम ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में अगर 2-2 लाइन में लिख देंगे तो 200 शब्द या 150 शब्द हो जाएंगे केवल इस डायमेंशन पे कि इसका प्रभाव क्या होता है। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपके सामने पॉइंट रखे हैं। और बहुत सारे जो मैंने कॉपीज इवेल्युएट किए तो मैंने देखा कि बच्चे जनरली शीर्ष मिट्टी का नुकसान तो उत्पादन उत्पादकता, फूड इनसिक्योरिटी, इस पे लिखते हैं और इसके लिखने के बाद इसी पे विस्तार देते रहते हैं कि कृषि की आय कम हो जाएगी, कृषि का उत्पादन उत्पादकता कम हो जाएगी, खाद्य असुरक्षा बढ़ेगा। ये पॉइंट्स, मतलब यही 3-4 पॉइंट्स बना के लिख देते हैं। लेकिन अपेक्षा ये की जा रही कि आप उस आयाम के अलावा और कुछ डायमेंशंस के बारे में सोचें, कृषि के अलावा कुछ इतर भी सोच पाए, है ना। यही है कि मेंटल स्विच करना है। कोई एक पॉइंट अगर आपको आए तो उसके बाद आप सोचिए कि अच्छा एग्रीकल्चर क्लिक कर गया, हाँ एग्रीकल्चर का एक पॉइंट है, उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट है, कृषि के अलावा और क्या, है ना। ऐसे करके सोचिए। ऐसे करके सोचेंगे तो अलग अलग डायमेंशंस पे आएगा। जैसे आप लोगों में से कहा जैव विविधता,
अब जरा सोचिए कि अच्छा जैव विविधता हो गया, जैव विविधता पॉइंट वाला लिख लूंगा, इसके अलावा क्या, जैव विविधता के अलावा क्या, है ना? इस तरह से स्विच करना है, मेंटल स्विच होना बड़ा जल्दी जरूरी है। 7.5 मिनट के अंदर लगातार स्विच होना चाहिए ताकि बहुत सारे आयामों के बारे में सोच सके। ठीक है, चलिए काफी सारे पॉइंट आप लोगों ने बताया। अब इसको थोड़ी देर के लिए चैट को इनएक्टिव करते हैं। अब जिन्होंने भी जो भी कमेंट किया है उन सारे पॉइंट्स को देखिएगा कि क्या इनमें से कहीं पर किसी इन्हीं के तहत कहीं रखा जा सकता है क्या। चलिए मूव करते हैं। तो ये पहलू हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो पहलू है कि यूपीएससी यहीं तक नहीं रुकेगा, आपसे समस्या समझ लेगा कि ये समस्या है, पूछेगा समाधान दो, सॉल्यूशन दो, है ना, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताओ। प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम अगर ये है तो इस कारण है और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है, तो समाधान क्या होगा। तो समाधान ये है कि हमको मृदा के अपरदन को रोकना है, यही समाधान है हमारा। हमारा सॉल्यूशन ये है कि सॉइल इरोजन को रोकना है, दैट्स इट। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम रोके कैसे, तो इसके दो तरीके हैं, रोकने के दो तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चरल मेजर्स, संरचनात्मक उपाय, और एक है गैर संरचनात्मक उपाय, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ये दो चीजें हैं जो एग्जामिनर को आपको बताना है कि कुछ संरचनाएं, कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े करने पड़ेंगे। वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एग्जामिनर को थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये स्ट्रक्चर्स अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको रोक सकते हैं। तो यहां पर एक एक करके देखते हैं। ये देखिए संरचनात्मक समाधान में ध्यान से देखिए, ये इमेज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्या है, कि ये मिट्टी है, यह पूरा का पूरा एक पहाड़ है ना। इस पहाड़ में ये बीच में मिट्टी है, इसके मिट्टी के किनारों पे पत्थर से वॉल बनाया गया है ना, सीधे इसमें वॉल किया, इसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं, ताकि इस मृदा के अपरदन यानी कि पूरा का पूरा मिट्टी कट के नीचे ना चला आए, तो हमने रिटेनिंग वॉल बना दिया है। तो ऐसे करके आप रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हम मिट्टी को सेव कर सकते हैं, हम इस पे खेती कर सकते हैं बड़े अच्छे से। तो एक तरीका तो ये है संरचना, स्ट्रक्चर, आपको कुछ खड़ा करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आपको एग्जामिनर को ऐसे बताना पड़ेगा कि जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, उन ढलान वाले क्षेत्रों में हम ऐसे रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं जहां पर अपेक्षाकृत ढाल बड़ी तीव्र है, जहां बहुत ही स्टीप स्लोप है। ध्यान से देखिए, ये स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है। ऐसे स्टीप स्लोप पे रिटेनिंग वॉल के माध्यम से या पत्थर की पिचिंग करके यहां पर हम इस मृदा का अपरदन होने से रोक सकते हैं, है ना। जो ऊपर से पानी बहेगा वो इस तरह से बह रहा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बह जाए ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये पानी यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां आएगा, ऐसे करके पानी यहां नीचे इकट्ठा होता रहेगा और एक्स्ट्रा पानी इस रिटेनिंग वॉल से ऊपर गिरता रहेगा। तो इस तरह से हम मृदा के अपरदन को बहुत प्रभावी तरीके से रोक सकते हैं ढलानी इलाकों पे, जहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा ढलान हो। नदी के जो किनारे होते हैं उन किनारों पे भी हम ऐसा रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं और उस प्रक्रिया से भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। दूसरा देखिए जाली है, वायर नेटिंग कहते हैं इसको। ध्यान से देखिए, एक तो स्टोन पिचिंग है, ये मैं पूरा ढलान वाले इलाकों की बात कर रहा हूं कि जो ढलान वाले इलाके हैं, हम ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं कि यार ये पूरा का पूरा जो है मिट्टी नीचे ना आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला मिट्टी नीचे ना आए तो हम इसकी स्टोन पिचिंग कर दें, है ना, ताकि मान लीजिए कि नीचे से हाईवे जा रहा है तो ऐसा ना हो कि कट कट के ये सारी चीजें नीचे आ रही हो। लैंडस्लाइड जैसी स्थिति हो सकती है, क्यों, क्योंकि अपेक्षाकृत सूखा है, तो स्टोन की पिचिंग की जा सकती है। दूसरा एक तरीका है वायर नेटिंग का, है ना, कि जो लोहे की वायर होते हैं उसको जालीदार बना के हम उसको ढक दें, इससे भी हम इसके अपरदन को रोक सकते हैं प्रभावी तरीके से। ये भी एक तरीका है। ये देखिए तटीय क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, मुंबई में देखिए, मुंबई का है, कर क्या रहे हैं, मुंबई के किनारे जो अरब सागर है उस पे हमने ऐसे ट्राइपॉड डाले हैं। ट्राइपॉड मतलब जैसे कैमरे पे खड़ा करते हैं ना कोई चीज, तो वैसा ये आकार का होता है, ऊपर पतला होता है, नीचे अपेक्षाकृत मोटा होता है, तो ट्राइपॉड कहते हैं, ट्राइपॉड पत्थर कहते हैं। ये समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराएंगी तो उसका अपरदन करेंगी, तो अगर ये इलाका जो है, अगर वो डेंस पॉपुलेटेड इलाका है तो वहां मृदा का अपक्षय होगा, अपरदन ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, समुद्र के किनारे ऐसे ट्राइपॉड्स डाल देंगे खूब सारे। अब ये लहरें जो है इस ट्राइपॉड से टकराएंगी और वापस चली जाएंगी, ट्राइपॉड से टकराएंगी वापस चली जाएंगी, आगे
के क्षेत्र में उसका अपर्दन या मृदा का अपर्दन वो नहीं कर पाएंगे। तो तटीय इलाकों में एक तरीका ये भी है, हम संरचनाओं की बात कर रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। तो यहां पर ट्राइपॉड एक है, ऐसा किया जा सकता है जहां बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, है ना, चारों तरफ जो डैम बनाए गए हैं, जब उस डैम में पानी खूब भर जाता है तो वो लहरें या थपेड़े किनारों को लगातार काटती रहती हैं। तो हम पूरे डैम वाले इलाके में तो वॉल नहीं बनाते हैं, पत्थर नहीं बना पाते हैं, मतलब बस सामने हम पानी को रोकते हैं, है ना, और उसके पीछे पानी को इकट्ठा होने देते हैं। लेकिन जो पहाड़ के किनारे वाले इलाके होते हैं उसमें लगातार उसका अपर्दन होता रहता है, अपर्दन होता रहता है, तो जो डैम की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम होती रहती है। तो हम डैम के किनारे किनारे अगर हम खूब सारे ट्राइपॉड को डालें तो जो लहरें हैं, है ना, वो झील की, उससे डैम को अपेक्षाकृत कम डैमेज होगा या सॉइल का अपर्दन अपेक्षाकृत कम होगा। ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द लिख दिए हैं, ट्राइपॉड। तो तटीय इलाकों में ऐसा किया जा सकता है, जहां पर डैम्स बनाए जा रहे हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मृदा के अपर्दन को रोका जा सके। तो ट्राइपॉड हम लोगों ने देखा। एक और देखिए, ग्रोइन, इसको अंग्रेजी में और देवनागरी लिपि में ऐसे ही लिखना है। हम लोगों ने देखा था कि कोई तटीय इलाका है, आपको ध्यान होगा कि मान लीजिए कोई तटीय इलाका है और समुद्र की लहरें जब ऐसे टकराती हैं तो टकराने के बाद कुछ पानी तो वापस चला जाता है और कुछ पानी किनारों किनारों पे जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर अपर्दन भी करता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पानी यहां पर वापस आ रहा है, इस कोस्ट से टकरा रहा है, तो ये पानी वापस आया और जाने के बाद इधर जाना चाहता है, तो क्या हम पत्थर का एक स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा कर दें, खूब सारे पत्थर यहां पर डाल दें, खूब सारे पत्थर यहां पर डाल दें, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे खूब सारे पत्थर डाल दें। पत्थर डाल देंगे तो क्या होगा कि समुद्र की लहरें आई और आने के बाद जब ये इधर मूव कर रही हैं तो लगातार इसका अपर्दन करने का कोशिश करेंगी, बस ये इससे टकराएं और टकराने के बाद वापस चले जाएं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा गति ना मिल पाए, और ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे तो अपर्दन की प्रक्रिया भी ज्यादा मजबूत होगी। तो हम ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे समुद्र के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जैसा यहां पर दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हम इन समुद्र की लहरें टकराएंगी और यहीं से वापस चली जाएंगी, टकराएंगी और चली जाएंगी, ये किनारों का अपर्दन नहीं कर पाएंगी। तो तटीय क्षेत्रों में हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में हम ग्रोइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम तटीय क्षेत्रों में अपर्दन की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर हो गया। तो ऐसे कुछ संरचनात्मक उपाय एग्जामिनर को आपको बताना है कि कुछ हमको ऐसे स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ेंगे, कुछ संरचनाएं बनानी पड़ेंगी जो मृदा अपर्दन की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। तो ये एग्जामिनर को ये सारी चीजें बता दीजिए, थोड़ा 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 एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप समुद्र के क्षेत्र के बारे में भी सोच रहे हैं, आप पहाड़ी इलाकों के बारे में भी सोच रहे हैं, जहां पर डैम्स बनाए जा रहे हैं उसको लेके भी आप सचेत हैं। यहां पर हमको संरचनाएं बनाने की जरूरत है, स्ट्रक्चरल मेजर्स हम कर सकते हैं। इसके अलावा गैर संरचनात्मक उपाय, गैर संरचनात्मक उपाय का मतलब है कि जैसे यहां पर देखिए, है ना, अफ्रीका में ग्रीन मूवमेंट चल रहा है ये, तो ग्रीन मूवमेंट में क्या है, जो सूखे क्षेत्र हैं वहां पर हम प्लांट्स लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, ये नेचुरल बैरियर होता है। ये पेड़ लगेंगे, पेड़ लगने के बाद ये आसपास की मिट्टी को पकड़े रहेंगे, मृदा अपर्दन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जो यहां से हवाएं चलेंगी वो हवाएं इस मृदा को जल्दी उड़ा नहीं पाएंगी, है ना। तो ये दूर दूर में क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, इसके बीच में कृषि करेंगे, यानी कि थोड़ा धूप आएगा बीच बीच में तो वहां कृषि करेंगे, और यहां पर कृषि सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि मृदा का अपर्दन धीमा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ लगातार पूरे सालों भर उस मिट्टी को पकड़ा रहेगा। तो एक हमारे पास गैर संरचनात्मक, हमको कोई संरचना, ठोस संरचना नहीं खड़ा करना है। एक गैर संरचनात्मक उपाय क्या है कि हमको जो एक्सपोज्ड सरफेस है उसमें कैसे हम पेड़ लगा के सूखे वाले क्षेत्रों में, या जहां पर अपेक्षाकृत मृदा अपर्दन हवा के द्वारा ज्यादा हो रहा है, वहां पर कैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से, पेड़ लगाने के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो वनीकरण या फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन एक प्रभावी तरीका है। खास करके जो मार्जिनल लैंड है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, हम उस पे खेती को क्लेम कर सकते हैं या खेती कर सकते हैं, या वहां पर बहुत ज्यादा अगर खेती नहीं होता है तो वहां पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। क्लियर है? ये भी मृदा अपर्दन की प्रक्रिया को रोकता है। ये कंटूर फार्मिंग या सीढ़ी नुमा खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं।
इस तरह से अगर इमेजिन करिए कि अगर स्लोप ऐसे होता, यानी कि खेती ऐसे हो रही होती, तो इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल बिना किसी बाधा के बहता चला जाता और अपर्दन ज्यादा होता। अभी देखिए ये क्या है कि ऊपर से पानी ऐसे बहेगा, फिर यहां इकट्ठा होगा, यहां पर हमने ऊपर से एक मेड़ सा बना दिया, फिर पानी यहां से एक्स्ट्रा पानी नीचे गिरेगा, यहां इकट्ठा होगा, फिर नीचे जाएगा, यानी कि पानी के बीच में बार बार बाधाएं हैं। सीढ़ी नुमा खेती है ना, ये कोई संरचना हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम बस तरीके में परिवर्तन कर रहे हैं कृषि करने का। कंटूर बांधना, इसको टेरेस फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, कुछ भी आप कहिए, एक ही मतलब है। तो ये भी एक तरीका है। ये देखिए गैर संरचनात्मक उपाय में यहां पर देखिए कि फसल का चक्रीकरण कर रहे हैं, या कृषि पद्धतियों में मल्चिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि मक्का है या भुट्टा है, तो मक्के का क्या करते हैं, सबसे ऊपर जो मक्का हो जाता है या जो भुट्टा मिल जाता है वो हो गया, बाकी उसका पूरा का पूरा पेड़ तो किसी आपके काम का नहीं है, चारे के काम में आप ला सकते हैं, लेकिन बाकी जो उसका बच जाता है बीच वाला हिस्सा वो आपके काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका बहुत ज्यादा आप यूज कुछ नहीं कर पाते। किसान क्या करता है, उसको काटता है और फेंक देता है। लेकिन इमेजिन करिए कि वो तो सूख गया है, उस सूखे हुए क्षेत्र को रहने दें, यानी कि उसको रहने दें और हमको जो बीच बीच में बोना है हम बो दें। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको उखाड़ेंगे और सूखे का मौसम होगा तो ये पूरी चीजों को यहां से मृदा का अपर्दन होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का मतलब है कि मिट्टी के ऊपर एक लेयर जमा रहना चाहिए, कुछ छूटा रहना चाहिए। नोट्स में मल्चिंग लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं, वहां पर लिखा है, उसको पढ़िएगा। तो एक मल्चिंग की प्रक्रिया हो गई, इसके माध्यम से हम उसको बचा सकते हैं। या सॉइल के टॉप लेयर को एक्सपोज नहीं करेंगे, हवा इस सूखे वाले जो चीजें इस पे गिरी हुई हैं उसके ऊपर से होके बह जाएगा, नीचे मृदा का अपर्दन नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक तरीका है ना, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये देखिए ये भी एक तरीका है। मल्चिंग जो आपको बता रहे थे कि ये किया जा सकता है, तो मल्चिंग ऊपर आप जो भी आपका पेड़ पौधा है उसको, जो भी बच गया है उसको आप मिट्टी के ऊपर ही रहने दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में सॉइल का ऊपर वाला लेयर एक्सपोज नहीं होगा तो उसका अपर्दन नहीं होगा। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब है कि ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें एक फसल ये है और एक फसल ये है, दोनों अलग अलग फसलें हैं, दोनों को काटने का समय थोड़ा अलग अलग है। यानी कि एक ही समय में पूरा खेत नहीं काटा जा रहा है, एक हिस्सा काटा जा रहा है, फिर एक हिस्सा दूसरा है जिसको अभी नहीं काटा गया, फिर एक हिस्सा काटा गया, फिर एक हिस्सा नहीं काटा गया। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हमने एक हिस्से को काट लिया तो बीच वाला हिस्सा जो है एक तरह से बाधा के लिए होगा, हवा चलेगी लेकिन इससे टकराएगी और उतना प्रभावी तरीके से वो अपर्दन नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रिप फार्मिंग ये भी एक प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से हम अपर्दन की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। क्लियर है। गैर संरचनात्मक उपायों में एक ये है प्रक्रिया कि जहां पर अपेक्षाकृत तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, हवा की गति ज्यादा तेज होती है, तो हम उन हवाओं की गति के लिए जरा देखिए, हम इस तरह से पेड़ पौधे बीच बीच में लगा सकते हैं बैरियर की तरह, है ना। चारों तरफ से हमने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए और बीच वाले हिस्से में खेती कर रहे हैं। जब भी हवा चलेगा तो पेड़ उसके लिए बाधा की तरह होगा, शेल्टर बेल्ट की तरह होगा, हवाओं की गति को धीमा करेगा और हवाओं की गति को धीमा करेगा तो उस पूरी प्रक्रिया में इस हिस्से से अपेक्षाकृत अपर्दन कम होगा, है ना। जो इरोजन की प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत धीमी होगी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। हमको सोचना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, है ना, और खास करके वहां पर जहां पर विंडी कंडीशंस होते हैं, जहां पर अपेक्षाकृत तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। ठीक है, इतने सारे आयामों पे आपके साथ चर्चा की, तो एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहेगा कि मृदा अपर्दन के मानवीय या जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं उसको विस्तार से बताइए। तो 4-5 पॉइंट्स को बता दीजिएगा। पूछेगा कि इसका प्रभाव क्या है, मृदा अपर्दन के प्रभाव के बारे में बताइए, तो प्रभाव बता दीजिए। प्रभाव बताने के बाद पूछेगा कि सुझाव दीजिए कि मृदा अपर्दन को रोका कैसा जाए, तो एग्जाम को सीधे कहिए कि सर संरचनात्मक उपाय है और गैर संरचनात्मक उपाय है। संरचनात्मक उपायों में 3-4 पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करिए, समुद्र वाले इलाके से, पहाड़ वाले इलाके से, और बता दीजिए कि सर ये संरचना बनानी पड़ेगी। गैर संरचनात्मक उपाय में टेक्निक बताइए कि क्या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम
बाधा क्रिएट कर सकते हैं, बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, हवा की गति को धीमा कर सकते हैं, पानी के प्रवाह को धीमा कर सकते हैं। उन सारे टेक्निक्स को एग्जामिनर को गैर संरचनात्मक उपाय में बता दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लिख सकते हैं आप लोग। अब अगर ये सवाल पूछा जाए तो क्या आप लिखने वाली स्थिति में होंगे? यस या नो में करके आंसर दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा अपरदन के जो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं उनको बताइए, उसके प्रभाव के बारे में बताइए और अपरदन को रोकने के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। अगर ये 3 आयामों पे सवाल पूछ लिया, बड़ा सवाल, तो क्या लिख पाएंगे? हो जाएगा? लिख लेंगे? प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिएगा, सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पे। ठीक है, चलिए एक और प्रक्रिया देख लेते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? एक और प्रक्रिया देख लेते हैं, एक और प्रक्रिया को समझते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है। हाँ? तो मृदा अपरदन और मृदा प्रबंधन, ये वाले आयाम को भी हम लोगों ने समझ लिया है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अगला जो डायमेंशन है वो है मृदा लवणीयता या सैलिनिटी, है ना, कि लवणता जो है मृदा की वो बढ़ रहा है। इस संदर्भ में मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे और वो क्या होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक बड़ा प्रॉब्लम ये इमर्ज हो रहा है, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल या मृदा का लवणीकरण। तो इस संदर्भ में यूपीएससी ने पहले भी मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है और आने वाले समय में भी पूछेगा, क्योंकि बड़ा एक प्रॉब्लम है और आगे भी प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, ये आपके सामने इमेज है। बोले थे आपको कि लीचिंग की एक प्रक्रिया होती है और एक कैपिलरी एक्शन के बारे में बताए थे। ये जो मृदा लवणता है ये कैपिलरी एक्शन से होगा, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्ट इकट्ठा हो गया। ठीक है, मृदा लवणता या सॉइल का सैलिनिटी जो है वो क्या है, जैसे आप देखिए मिट्टी है, इसके ऊपर ये उजला 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 सा लेयर जम गया है। एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा कि मृदा लवणता के बारे में बताइए, है ना, या मृदा लवणीकरण के कारणों को बताइए। तो मृदा लवणीकरण के कार्यों नहीं, कारकों के बारे में बताइए, फैक्टर्स, वो कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ती है। एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या बताएंगे आप? इसमें हम ये बता सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र, हमको मालूम है कि कैपिलरी एक्शन कहाँ होता है, जो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा शुष्क भी ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल वर्षा ना होती हो, लेकिन शुष्कता जरूरी है कि नीचे से जो भी मिट्टी के अंदर आर्द्रता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और उस पूरी प्रक्रिया में जो मिनरल्स हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, कैपिलरी एक्शन, है ना। और इस प्रक्रिया से जो है मिट्टी की लवणता बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि वाष्पीकरण होना चाहिए और नीचे से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। क्लियर है? तो एक कारक अगर आपसे एग्जामिनर जानना चाहे कि मृदा के लवणता के कारकों के बारे में बताइए, तो कारकों में एक शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र में नहीं होगा, आर्द्र क्षेत्र में लीचिंग की प्रक्रिया होगी, तो ये बता दीजिए। दूसरा, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां जल निकासी खराब हो, पानी आ जाता हो और भर जाता हो और पानी निकल नहीं पाता हो, तो पानी निकलेगा कैसे? फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निकलेगा, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निकलेगा तो जल वाष्प तो ऊपर चलते चले जाएंगे, लेकिन पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट हैं, वो नीचे ही जमा होते चले जाएंगे और उस पूरी प्रक्रिया में मृदा के ऊपर या उसके टॉप लेयर पे जो है एक कह सकते हैं कि आप सॉल्ट की मात्रा या पोटेशियम या सोडियम की मात्रा अपेक्षाकृत उस पर बढ़ जाएगी, मृदा लवण या सेलेनाइज हो जाएगी, अनफिट हो जाएगा किसी भी प्रोडक्शन के लिए। कोई भी एक मृदा जिसके ऊपर एक ऐसा लेयर हो जाता है, उसके ऊपर धान ज्यादा नहीं होगा, गेहूं जैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते, ऊसर भूमि हो जाता है, उपजाऊ नहीं रह जाता है। ठीक है, खराब जल निकासी, पंजाब हरियाणा में खराब जल निकासी है, यानी कि वाटर ड्रेनेज, एकदम बिल्कुल समतल मैदान है, बिल्कुल प्लेन मैदान है, जरा सा भी स्लोप नहीं है, बहुत ही धीमा स्लोप है। धीमा स्लोप है कि मतलब है कि पानी बड़ा ही धीरे 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 करके बहता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो शुष्क मौसम है या अर्ध शुष्क मौसम है, 75 से 100 सेंटीमीटर का सालाना रेनफॉल यहाँ पर होता है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो लंबा समय शुष्कता वाला होता है।
कर्क रेखा के आसपास अवस्थित होने के कारण गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो वाष्पीकरण की दर बहुत ज्यादा होता है। और स्लोप बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद वाष्पीकरण के माध्यम से वो निकलता है और नीचे एक सॉल्ट का लेयर रह जाता है। तो हम देखते हैं कि जो तराई का क्षेत्र है ना, जैसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, ये बहुत ही स्लगिश सा है, ढाल इसका बहुत ज्यादा मंद है, जिसके कारण पानी यहाँ पर अपेक्षाकृत फंसा रहता है। और जल मतलब वो एक फैक्टर है, खराब जल निकासी। काली मिट्टी, कपास की मिट्टी का भी यही है कि काली मिट्टी जो होती है चिपचिपी होती है, पानी उस पर आप डाल दीजिए तो पानी इधर उधर फ्लो नहीं करेगा, उसी में रहता है, बहुत ज्यादा पानी को अवशोषित कर लेता है। और जब धूप पड़ता है तो उस मिट्टी में से लगातार पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र में हम ऐसे प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना, बाद में देखेंगे काली मिट्टी के संदर्भ में, लेकिन वहां हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। क्लियर है? तो शुष्क क्षेत्र, खराब जल निकासी। तीसरा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मानवीय कारण। अगर हमको मालूम है कि पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, वो एक ऐसी जलवायु के प्रदेश में अवस्थित है जहां पर धान की खेती की जलवायु नहीं है। प्रकृति ने तय किया है कि यहां पर गेहूं होगा, यह गेहूं के लायक जलवायु है। जैसे आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा, यहां पर जो स्टेपल फूड है, जो लोग खाते हैं, दोनों टाइम खाना खाना पसंद करते हैं, वो है रोटी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने यहां पर रोटी के लायक जलवायु दिया है। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ आते हैं, बंगाल, बिहार, पूर्वांचल, आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो हम वहां देखते हैं तो वहां पर राइस कल्चर है, जस्ट अपोजिट है पंजाब हरियाणा का। दोनों टाइम रोटी खाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो दोनों टाइम चावल खाते हैं, रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने खूब पानी दिया है और उस पानी में धान बहुत अच्छा होता है, तो धान खाते हैं, यानी कि चावल खाते हैं। तो एक्सट्रीम एंड पे है भारत का पूर्वी हिस्सा जो चावल खा रहा है, और भारत का पश्चिमी हिस्सा जो रोटी खा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ये डिफाइन किया, प्रकृति ने निर्धारित किया है। लेकिन हमको मालूम है कि धान वहां होगा जहां पर खूब पानी होगा। पंजाब हरियाणा में इरिगेशन जो है वेल डेवलप्ड है, खूब ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में जितने भी जिले हैं उनको डार्क डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। हर साल भूमिगत जल नीचे जा रहा है, मतलब जितना जितना हर साल मानसून के समय में रिचार्ज होता है, हर साल हम उससे ज्यादा उसका मतलब उससे निकाल लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पंजाब हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स डार्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगातार जलस्तर नीचे चलता चला जा रहा है। क्लियर है? क्यों चलता चला जा रहा है? क्योंकि हमको धान बोना है। क्यों? क्योंकि धान में अपेक्षाकृत प्राइसेस ज्यादा है। जैसे आप कभी जाके देखिए कि कभी आप चावल खरीदने जाइए, गेहूं खरीदने जाइए, तो देखेंगे कि गेहूं आपको 35, 40, 45 रुपए मिल जाता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई गेहूं लेंगे तो कितना 40, 45, 50 यही होगा मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो। और राइस लेने जाएंगे और अच्छी क्वालिटी का राइस अगर बासमती आपको चाहिए होगा तो आप जाएंगे तो देखेंगे तो 100 प्लस केजी। तो कहने का मतलब जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं वो ये है कि जो प्राइसेस है मार्केट में वो राइस की अपेक्षाकृत ज्यादा है और गेहूं की अपेक्षाकृत कम है। तो पंजाब हरियाणा का किसान क्या सोचेगा कि यार गेहूं, यानी कि जून जुलाई अगस्त में भी मैं गेहूं उगा सकता हूं, लेकिन गेहूं क्यों उगाऊं? जब मैं नीचे से पानी निकालूंगा और खूब पानी डालूंगा तो मैं धान ही उगा लेता हूं, धान का पैसा भी मुझे ज्यादा मिलता है और मैं एक्सपोर्ट करूंगा बासमती का। तो उस पूरी प्रक्रिया में हम ओवर इरिगेशन करते हैं। ओवर इरिगेशन, पंजाब हरियाणा में गर्मी खूब पड़ रही है ना, और पानी निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर मानसून कब पहुंच रहा है? जुलाई के बाद या जुलाई के मिड में पहुंच रहा है, जुलाई के 9-10 तारीख तक, मतलब उससे पहले खूब गर्मी हो रहा है। और बिहार में आप देखिए, बंगाल में देखिए तो 10-11 तारीख तक मानसून हिट हो जाता है। तो अपेक्षाकृत गर्मी कम पड़ रही है, आर्द्रता हवा में खूब है, और पंजाब हरियाणा में आर्द्रता नहीं है, हवा शुष्क है, तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा है। वाष्पीकरण की दर ज्यादा है तो पानी जो है, जो भी आप इरिगेट कर रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा एवापोरेट हो जा रहा है, और नीचे क्या बच रहा है? उसका बचा हुआ सॉल्ट, लवणीकरण की प्रक्रिया पंजाब हरियाणा में अपेक्षाकृत ज्यादा है। क्यों? दोषपूर्ण कृषि प्रथाएं, धान ही उगाना है, ज्यादा पानी वाले प्लांट्स उगाने हैं, और ज्यादा पानी वाले प्लांट्स उगाएंगे तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति होगी। शुष्क भूमि में जल सघन फसलों की खेती कर रहे हैं जैसे कि धान, अधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, ये भी एक है। इसके अलावा एक और पहलू है, नहरों के किनारे इंदिरा गांधी कैनाल जहां जहां से भी गया है। इंदिरा गांधी कैनाल 1980 के दशक में बना था। सतलज के में या पंजाब में हरिका बैराज है, वहां से निकला है, और
जैसलमेर और बाड़मेर तक ये गया है ना। इंदिरा गांधी कैनाल, आईजी कैनाल कहते हैं। आईजी कैनाल जहां जहां से भी होके गुजरा है, उसके दोनों किनारों पे देखेंगे तो नहर के किनारे जो मिट्टी है, क्योंकि पानी रिस रिस करके नहरों के किनारों या उसके किनारे वाले इलाके तक पहुंच जाता है, और वाष्पीकरण की दर होने से दोनों किनारों पे देखेंगे तो कई जगह हमको मिट्टी में खूब सारे सॉल्ट या सफेद लेयर जमा होता है। क्लियर है? तो वो भी है कि नहर के पानी से रिसना या नहर का पानी का रिसाव के कारण ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना। तटीय भूजल भंडार या तटीय क्षेत्रों में भी एक ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि भूजल में वाटर लेवल पे समुद्री पानी मिक्स हो जाता है, और समुद्री पानी का मतलब है खारा पानी, और खारा पानी का मतलब है कि नमक की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा हो रहा। और जब हम उस पानी का निकास करते हैं, इरिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और वाष्पीकरण के बाद उसका एक लेयर जमना शुरू हो जाता है। तो तटीय इलाकों में ये भी एक कारक है। गुजरात के खंभात की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में हमको ऐसा लवण युक्त मृदा मिलता है। क्लियर है? तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है कि लवणता क्या है, कैसे है। तो ये 4-5 फैक्टर्स को एग्जामिनर को बताना है कि शुष्क क्षेत्र है, खराब जल निकासी एक फैक्टर है, दोषपूर्ण कृषि प्रथाएं हैं, नहर के पानी का रिसना जैसे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बताए, तटीय भूजल भंडार या तटीय क्षेत्रों में जो है वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, तो समुद्र का पानी उसमें एंटर हो जाता है, और जब हम उस पानी को निकालते हैं जो भी वाटर यूज के लिए, तो एवापोरेशन होने के बाद उस सॉल्ट का लेयर वहां पर इकट्ठा हो जाता है। क्लियर है? गुजरात के संदर्भ में इसके बारे में बता दीजिए। ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा कि लवणता से आप क्या समझते हैं, लवणता अगर बढ़ रहा है मृदा में तो उनके कारकों को बताइए। तो ऐसे 4-5 कारकों को आप एग्जामिनर को बता दीजिए। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो शीर्ष परत में सोडियम की मात्रा, NaCl जो हम नमक खाते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होगी, मिट्टी की उर्वरता कम होगी, खेती असंभव होगा या उत्पादकता बहुत ही कम हो जाएगा, फसल की पसंद सीमित हो जाती है, केवल नमक प्रतिरोधी फसल ही उगाई जा सकती है। मतलब ऐसे प्लांट जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सके, है ना, ऐसी मिट्टी ऊसर हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहती है। तो केवल वही प्लांट जैसे गेहूं है, चावल है, ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। नमक अगर ज्यादा होगा तो ये प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर है? आप देखिएगा कि बहुत सारे जो आप प्लांट्स लगाएंगे घर में, अगर मिट्टी के ऊपर व्हाइट वाला लेयर बहुत ज्यादा हो गया है तो आपके प्लांट सूखने लगेंगे कुछ समय के बाद। तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप ऊपर वाली मिट्टी को लगातार कोड़ कोड़ के नीचे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि नीचे का चीज ऊपर आ गया है, तो आपको दोबारा ऊपर की चीज को नीचे पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है? तो फसल की पसंद सीमित हो जाती है, केवल वही प्लांट्स हो सकते हैं, वही एग्रीकल्चर के फसल हो सकती है जो टॉलरेट कर सके। चारे की गुणवत्ता कम होगी, सॉल्ट की मात्रा बढ़ने से जो ओवरऑल न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो जाता है। भूजल में पुनः भरण का कम होना या वाटर लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तभी ऊपर नमक का लेयर इकट्ठा हो गया है। तो ये सब निहितार्थ हैं, ये सब इसके प्रभाव हैं। एग्जामिनर को ये सारी चीजें बतानी है ना। अब करें क्या, उपाय क्या होना चाहिए? पूरा बड़ा सवाल बन सकता है इस पे, इसलिए विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं कि पूरा एक बड़ा सवाल लवणता पे बन सकता है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर इशू है भारत में, और उस क्षेत्र में है जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना। यहाँ पर यह भारत का जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट है, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और वहां पर एक बड़े इशू के रूप में ये नजर आ रहा है। मिट्टी की लवणता के संरचनात्मक समाधान, समस्या तो समझ में आ गई कि ये समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मिट्टी की धुलाई, ये एक है। कहने का मतलब है कि अगर नमक वहां पर जमा हो गया है तो हमको उसको फ्लश करना पड़ेगा, उसको उसके लेयर से हटाना पड़ेगा। ये अपेक्षाकृत महंगा है, कितना हटाएंगे, है ना, एक महंगा प्रोपोजिशन है। खेतों में पानी भर जाता है, लवण घुल जाता है, उस पानी को हम फ्लश करें, उसको हम बहाएं, उस पूरी प्रक्रिया में उसके साथ लवणता भी चला जाएगा। एक तरीका है ये, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली तकनीक है, और पूरी तरह से लवण या नमक उससे साफ भी नहीं होता है। तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा जैसे ये कैनाल है, तो ये कैनाल के किनारे किनारे हम देख रहे हैं कि सीमेंट का हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए ताकि यहां से पानी रिस रिस करके इधर ना जाए, नहीं तो यहां पर लवणता बढ़ जाएगा। तो जल निकासी में सुधार करना पड़ेगा, जो इरिगेशन का हमारा तकनीक है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और यहां से पानी निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं। अगर आप किसानों को देखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, वो खोद देते हैं ताकि यहां से पानी इधर बहना शुरू हो जाए। उसकी जगह हम पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पाइप से जितना पानी हमको चाहिए होगा एक ऐसा ऊपर का लेयर बनाए ताकि पंप लगा दें इधर, और उस पंप से जो भी हमको जितना पानी चाहिए वो लें, और उसके बाद हम उसको बंद कर दें, लगातार बहता ना रहे। इससे हम बहुत हद तक इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी कॉस्टली है ना। भारत जैसे देशों में
थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, लेकिन आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि सर ये तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो एक ये तरीका है। ये देखिए एक नहर है, तो नहरों का रख रखाव समय समय पे होते रहना चाहिए, ताकि पानी किनारों से रिस रिस करके दूसरे वाले इलाकों में ना जाए या उस इलाकों पे नमक की मात्रा को ना बढ़ाए। वही पॉइंट है ना। इसके अलावा नमक को हटाने के लिए, या अगर सॉइल के ऊपर नमक का लेयर बढ़ गया है तो हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिप्सम एक केमिकल है, हम उसका उपयोग करते हैं, वो लवणता को कम कर देता है या लवणता को हटा देता है। तो हमको ऐसी मिट्टियां जिसमें अपेक्षाकृत लवणता बढ़ गया है या नमक हमको उस ऊपर लेयर नजर आ रहा है, तो हमको उसमें जिप्सम डालना चाहिए, है ना। जिप्सम का छिड़काव करना चाहिए ताकि लवणता की मात्रा को कम किया जा सके। ये भी एग्जामिनर को आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ऐसी संरचनात्मक उपाय के बारे में एग्जामिनर को बताना है। इसके अलावा अगर गैर संरचनात्मक उपाय हैं, तो जैसे एक जिप्सम का उपयोग आप कर लीजिए। दूसरा क्या है, भूजल का उपयोग को हतोत्साहित करिए कि कम से कम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। पंजाब हरियाणा में डार्क डिस्ट्रिक्ट है, लगातार वाटर लेवल नीचे चलता जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, है ना, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब है कि भूजल का उपयोग कम करना है। मैंने आपको बताया एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, कृषि जलवायु या जलवायु के अनुरूप कृषि होनी चाहिए। पंजाब हरियाणा में गेहूं की खेती ज्यादा होनी चाहिए, दलहन की खेती ज्यादा होनी चाहिए, ना कि धान की खेती होनी चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार हम ऐसा करें। ड्राईलैंड फार्मिंग, है ना। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब क्या है, ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब है कि जो सूखे इलाके होते हैं, राजस्थान का इलाका होता है, ऐसे इलाके होते हैं, वहां पर ज्वार, बाजरा, रागी ऐसे प्लांट्स को उगाया जाता है। ये क्या होता है, ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट्स है, मतलब कहने का मतलब है इनको बहुत कम पानी भी देंगे तो भी ये उग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो शुष्क इलाके हैं उस पे हमको ऐसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसे क्रॉप्स को उगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत कम पानी लेते हैं। लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी के एमएसपी को बढ़ाएंगे तभी तो कुछ किसान प्रोत्साहित होगा इसको ऐसा करने के लिए। तो हमको ये भी करना चाहिए, मार्केट से लिंक करना चाहिए, है ना। तो ये मृदा लवणता के संदर्भ में कुछ पहलू थे। तो एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि मृदा लवणता के कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो आपको ये सारे प्रोसेस बताने पड़ेंगे, है ना, कि क्या क्या कारण है, उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। प्रभाव के बारे में पूछेगा और प्रभाव के बारे में कहेगा कि उपाय बताइए, कि क्या उपाय है। तो संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय बता दीजिए कि इस तरीके से हम लवणता को कम कर सकते हैं, ये हमारा तरीका हो सकता है। क्लियर है। इस पे आंसर लिख सकते हैं, अगर कहा जाए कि इस पे आंसर लिखिए तो लिखा जा सकता है। बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मृदा लवणता के कारकों के बारे में बताइए, इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, इसका निहितार्थ क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसको बताइए। और साथ ही साथ मृदा लवणता को दूर करने के उपाय सुझाइए। एक बड़ा सवाल हो सकता है, अगर ये पूछा जाए तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ऐसा बन सकता है, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने के बाद एक पहलू और रह जाता है सॉइल का, वो है मरुस्थलीकरण का, डिजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। यानी कि एक पूरा सॉइल के ऊपर सवाल बन सकता है जो हम आपको बताए, उस पे अपर्दन के ऊपर, उसके प्रभाव के ऊपर लेके लवणता पे एक पूरा सवाल बन सकता है, और मृदा जो है आपको डिजर्टिफिकेशन का, है ना, कि जो मरुस्थलीकरण बन रहा है उसके ऊपर एक पूरा सवाल बन सकता है। तो मिट्टी के ऊपर जो बड़े सवाल बन सकते हैं, इन 3 आयाम से बड़े सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो एक और आयाम की चर्चा करते हैं, 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारे फैक्टर्स। तो मृदा अपर्दन और मृदा प्रबंधन के संदर्भ में जो आयाम थे मृदा लवणता के संदर्भ में, वो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट आयाम और है जिसपे एक बड़ा सवाल बन सकता है, वो है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन।
भारत में लगातार हर साल एक बड़ा क्षेत्र मरुस्थल की तरफ अग्रसर है, या आप कह सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है या राजस्थान में जो मरुस्थल है, लगातार उसका पूरब की तरफ विकास हो रहा है या पूरब की तरफ वो बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को हम डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो भारत में ये एक फैक्ट है, एक ये सच्चाई है, एक रियलिटी है ना। ये देखिए इन दोनों में अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो ये देखिए, ये जो भूमि है वो अपेक्षाकृत क्या है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई घास वास नहीं है। यहां पर देखिए दोनों जगहों पे, एक जगह पे कुछ कुछ पेड़ है और बीच में घास नहीं है ना। तो ये जो इलाका है ये लगातार इस तरफ एक्सपेंड कर रहा है, यानी ये जो शुष्क क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों की तरफ इसका लगातार विकास हो रहा है। यानी कि इस तरह की भूमि में आने वाले समय में ये भूमि परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि मरुस्थलों के जो किनारे वाले इलाके हैं लगातार उसके मार्जिन पे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हो रही। इसी के बारे में लिखा हुआ है, अर्ध शुष्क या उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण का चरम रूप, मरुस्थलों का विकास एक्सटेंशन। राजस्थान थार मरुस्थल रेत के टीलों से राजस्थान बागड़ क्षेत्र की तरफ, यानी कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से की तरफ उसका विकास हो रहा है, पूर्व की ओर रेगिस्तान फैल रहा है। इन सबको हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि समाधान, या अगर हमने समझ लिया कि डिजर्टिफिकेशन ये है तो इसका समाधान क्या है। क्या हम इस प्रक्रिया को रिवर्स नहीं कर सकते हैं? क्या इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स नहीं किया जा सकता है? क्या मरुस्थलों को फैलने से नहीं रोका जा सकता है? तो रोका जा सकता है ना। मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे देखिए कि ये स्थिति क्या है, यहां पर ये सैंड है या बालू है, इसमें आप देखिए इसकी एक फेंसिंग सा कर रहे हैं, है ना, फेंसिंग कर रहे हैं, और इस फेंस के बीच बीच में कुछ प्लांट्स लगाए जाएंगे, उसमें पानी डाला जाएगा, और ये जो जाली लगाया गया है ये जाली इसलिए ताकि उस सैंड को पकड़ सके, है ना। उस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे देखिए दूर दूर तक जो है ये कैसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, एक ऐसा क्रिएशन किया जा रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तरीका हो सकता है जिससे हम मरुस्थलों को रोक सकें? ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, प्रकृति है, अपेक्षाकृत कॉस्टली तकनीक है, कॉस्टली प्रक्रिया है। मतलब तकनीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, वर्क बहुत ज्यादा चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में रख रखाव बनाने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम इफेक्टिवली जो है इसको कर सकते हैं, या प्रभावी तरीके से हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो घास फूस है उसका एक कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप में बनाया जा रहा है। स्क्वायर शेप में बनाने से ये होगा कि मिट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें आर्द्रता अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी। हम इसके आसपास जो पेड़ पौधे लगाएंगे वो पेड़ अपेक्षाकृत प्रभावी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके नीचे धूप नहीं पड़ेगा तो अपेक्षाकृत शुष्क नहीं होगा, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से टीलों का स्थलीकरण कर सकते हैं। रेत के टीले आपको मालूम है, इसी को हम बारखन कहते हैं, ये लगातार हवा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी को हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। तो हम इस तरह से ये जो टीले हैं इसको हम स्टेबल कर सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रेत के टीले आगे कैसे बढ़ते हैं? जब लगातार उनको रेत का सप्लाई मिले। अगर हम एक ऐसा लेयर उसके ऊपर बना देंगे तो रेत का सप्लाई नहीं मिलेगा, तो बालू के टीले आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, जिसको हम बारखन कहते हैं। तो एक तरीका ये है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, है ना। बस इतना ही है इसमें कि दीवारों का निर्माण किया जा सकता है, मरुभूमि की सीमा पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, अनुप्रस्थ खेती की जा सकती है। अगर हवा ऐसे चल रही है तो खेती ऐसे ऐसे की जा सकती है, उसको अनुप्रस्थ खेती कहेंगे। रेतीली भूमि पर घास की खेती की जा सकती है, रेत के टीलों का स्थिरीकरण इससे होता है। ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। हम बहुत विस्तार से इसके ऊपर नहीं दिए हैं, कुछ चीजों को कट कर दिए हैं इसमें से, वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, तो 20 साल सवाल या अगले 1-2 सालों में सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अननेसेसरी को आपको ओवरलोड नहीं करना चाहते, तो कुछ हिस्सों को हटा दिए, है ना। लास्ट ईयर जब डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में तो विस्तार से बच्चों को दिए थे, लेकिन अब उसकी जरूरत आपको नहीं है। ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है, तो अब ये सवाल नहीं पूछेगा। बाकी के जो सॉइल इरोजन और लवण या सैलिनिटी वाला इशू है उस पर सवाल आने वाले समय में बनने की ज्यादा प्रबल संभावना रहेगी।
ठीक है, तो उसको विस्तार से आपको बना दिए हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करिएगा। बाकी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आप लोग समझ गए, तरीके क्या हो सकते हैं, तो ये तरीके हैं बहुत ज्यादा उसको विस्तार नहीं दिए हैं। लास्ट आयाम है, इसको भी मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, फैक्चुअल नेचर का है ये, ठीक है। जहां पर डिस्कस करने का स्कोप था कि सॉइल क्या होता है, कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, लीचिंग की प्रक्रिया क्या होती है, ग्लेइंग क्या होता है, लवणीकरण क्या होता है, या सॉइल इरोजन क्या है, संरचनात्मक गैर संरचनात्मक उपाय क्या होंगे उसको ठीक करने के, वो सब हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस कर लिया। ये अपेक्षाकृत अब ये है कि भारत में अगर मृदा है तो कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल यहां पर बनता है। तो जैसे यहां पर है कि भारत में ओवरऑल ये अलग अलग कलर कोडिंग में किया गया है, ये कलर को देखेंगे तो ध्यान से ये आपको लगभग 6-7 कलर नजर आएंगे, 6-7 कलर्स नजर आएंगे। तो इन्हीं कलर का कोडिफिकेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत में जो मृदा का वर्गीकरण है उसमें हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि भारत में जो मृदा पाई जाती है वो 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा, नदियों के द्वारा निक्षेपण की मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का मतलब है कि आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। बेंगलोर और उसके आसपास अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि लाल मिट्टी मिलता है। क्यों? क्योंकि लोहा, आज देखेंगे मिनरल्स में लोहा जो है, आपको कर्नाटका के क्षेत्र में अपेक्षाकृत लोहा की मात्रा ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि वहां पर मिट्टी भी जो है वो अपेक्षाकृत लाल है। क्यों? क्योंकि रस्टिंग की प्रक्रिया से जो लोहा है उसकी रस्टिंग हो गई है और उस प्रक्रिया से वो आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो गया, तो हमको उसमें आयरन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का मतलब क्या है? लावा का क्षेत्र है ना, कि नीचे से जो गर्म लावा निकला उसके निक्षेपण से जो मृदा बनी हुई है उसको हम काली मिट्टी कहते हैं। कि जो बेसाल्ट बना है ना, या बेसाल्ट जो जमा, उससे ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों का जो लावा युक्त चट्टानों का जो निर्माण हुआ, उसी का धीरे धीरे अपर्दन होते 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 उसका जो निक्षेपण हुआ, उसी मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी कैसे बना है? तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी प्रकृति से हुई है यह ज्वालामुखी के द्वारा हुई है। अभी देखेंगे इसको। लैटराइट मिट्टी, इसको भी देखेंगे, ईंट बनाने के काम में आता है। जो आप ईंट देखते हैं ना, लाल कलर का ईंट, वो इस लेटराइट मिट्टी से बनता है। लेटराइट मिट्टी से ईंट बहुत अच्छा बनता है, मजबूत ईंट बनता है, देखेंगे इसको, है ना। तेलंगाना के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। माउंटेनस सॉइल, पहाड़ के क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेगिस्तानी मिट्टी। लवणीय लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लेकिन उसमें सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा है। और तटीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है उसको हम मैंग्रोव्स मिट्टी या मैंग्रोव की मिट्टी कहते हैं। ये 6-7-8 प्रकार की मृदा है, सबके बारे में यहां पर लिख दिए हैं, है ना। कि जलोढ़ मृदा क्या होता है? जैसे नदी है, नदी का अपना घाटी है, उस घाटी में नदी के द्वारा निक्षेपण का कार्य किया जा रहा है, उस निक्षेपण की प्रक्रिया से जो है मृदा का निर्माण होता है, उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक पुराना जलोढ़ मृदा, एक नया जलोढ़ मृदा। जो पुराना होता है उसको खादर कहते हैं, जो नया होता है उसको बांगर, जो पुराना होता है उसको बांगर कहते हैं, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं। ये पॉइंट यहां लिखा है कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है ना। भारत का 42% एरिया जो है वो इस जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, नदी के निक्षेपण की प्रक्रिया से बना हुआ है ना। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी चीज होती है और कौन सी चीज की कमी होती है। तो फास्फोरस की कमी होती है ना। एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये 3 महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एनपीके, एन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और के का मतलब है पोटाश। ये 3 फर्टिलाइजर होते हैं जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या इसको मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एनपीके 4:2:1 के रेशियो में इस्तेमाल किया जाता है। चर्चा करेंगे आगे कि अगर आप इसको 4 किलो डालेंगे तो ये 2 किलो यूज होना चाहिए और ये 1 किलो यूज होना चाहिए। 4:2:1 का रेशियो रहता है, ये सबसे बैलेंस रेशियो माना जाता है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें किसकी कमी होती है? उसमें फास्फोरस की कमी होती है ना। उसमें अपेक्षाकृत फास्फोरस की कमी होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ खास नहीं है। कहां कहां मिलता है तो वो पॉइंट लिख दिए हैं, है ना। कहां कहां मिलता है तो उसके बारे में पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो ग्राफ है, ये एरो है, इसको देखेंगे ग्रीन कलर का, तो वहां बता रहा है ना। अब इसको पढ़िएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। रेड सॉइल कुछ ऐसा,
बेंगलोर के आसपास जाएंगे तो आपको ऐसा मिट्टी नजर आता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा ये है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी होती है ना। लाल मिट्टी से भी ये बनता है ना। अब इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। काली मिट्टी ये कुछ ऐसा होता है, इसका एक जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होता है, ये चिपचिपा होता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर सकता है। तो बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है, काली मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने अंदर जो है पानी को अवशोषित कर पाती है ना। कपास का जो खेती होता है वो इसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का एक कैरेक्टर क्या होता है, खूब सारा पानी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और वाष्पीकरण होता है तो पानी जलवाष्प बन के ऊपर चला जाता है और नमक रह जाता है। कपास एक ऐसा प्लांट है जो इस नमक को टॉलरेट कर सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में काली मिट्टी के क्षेत्र में नमक की मात्रा सॉइल में ज्यादा होती है और बहुत सारे प्लांट इस पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। उस पे कपास जैसे प्लांट अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर जाते हैं, सॉल्ट रेसिस्टेंट होते हैं। तो यहां पर कपास की खूब खेती की जाती है ना। कॉटन की खूब खेती की जाती है काली मिट्टी का क्षेत्र, है ना। तो ऐसे करके जो भी अलग अलग प्रकार की मृदा है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, ये इसमें मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं पूछेगा आपसे कि भारत में जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जा रही हैं उनका विवरण पेश करिए। ऐसे सवाल बहुत पहले पूछे जाते थे। आजकल डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवाल जिसमें चैलेंजेस हो, चुनौतियां हो, जिसका समाधान आप दे सके, वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। इसमें आपको जो तैयार करना है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये करना है कि यहां पर मृदाओं का नाम लिखा हुआ है ना, यहां पर मृदा का नाम लिखा हुआ है। आपको बस तैयार ये करना है कि 3 चीज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर्स हैं, ये 3 महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं प्लांट के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कुछ मृदा ऐसी होती है जिसमें किसी की मात्रा ज्यादा होती है तो किसी की मात्रा कम होती है। तो यहां पर दोनों बना दिए हैं, पोषक तत्वों की प्रचुरता और पोषक तत्वों का अभाव, है ना। तो जो अलग अलग मृदा है, किसमें कौन सा पोषक तत्व है और किसमें कौन से पोषक तत्वों का अभाव है, उसको लेके एक यहां पर आपके सामने चार्ट है। बस करना कुछ नहीं है, पोषक तत्वों की प्रचुरता और पोषक तत्वों की कमी, इसको लेके आपको याद करना है। हम इसको समझाने वाली प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बताना पड़ेगा और उसकी जरूरत नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। लेटोसोल, पोर्टजोल के बारे में बताए थे, है ना, कि क्या होता है। लेटोसोल क्या होता है बताए थे ना, लेटोसोल वही लेटोसोल है। लेटराइट मृदा को लेटोसोल कहा जाता है ना। लीच्ड सॉइल है, लीचिंग की प्रक्रिया से बनता है लेटोसोल। चलिए, 1-2 सवाल आया, पहले उन 2 सवालों को ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है अशोक का, उनका सवाल यह है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, अशोक का सवाल यह है कि अगर मृदा में अगर ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। ये पॉइंट है। इसको ऐसे समझिए, ह्यूमस का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे या उनकी पत्तियां जो सूखी हैं वो गल गई हैं, है ना, कार्बन के रूप में तब्दील हो गई हैं। इसको नॉर्मली अगर आपको अनुभव करना है तो एक छोटा सा कोई सा भी एक गमला लीजिए, उस गमले में जो पुराना खाद होता है ना, जो बिल्कुल काला हो जाए, गोबर तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, वही गोबर जब धीरे धीरे करके जब उसका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से जब वो खराब होने लगेगा तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब उसमें ऑर्गेनिक एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसी को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। उस गोबर को आप थोड़ा सा, कोई भी एक प्लांट है उसमें आप डाल दीजिए, ऊपर एक लेयर सा बिछा दीजिए, और दूसरा एक जो गमला है उसमें आप मत बिछाइए, और दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी डालिए।
दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी डाल दिया। आप देखेंगे कि जिसमें आपने गोबर का लेयर डाला हुआ है और उसमें आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह जब आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिट्टी में अभी भी मृदा बची हुई है। और दूसरा जिसमें ये ह्यूमस का लेयर नहीं है, आप देखेंगे कि उसमें जो पानी का या जो आर्द्रता का मात्रा है, आपको लगेगा कि बिल्कुल ऊपर वाला टॉप सॉइल जो है वो सूख गया है। तो ये कह रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कैसे? ऊपर एक लेयर जम जाता है ह्यूमस का, वो खुद पानी को अवशोषित कर लेता है ना, वो खुद पानी को अवशोषित करता है। तो जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वही सूखता रहता है। नीचे जो सॉइल है जिसमें जड़ पकड़ा हुआ है उसको एक्सपोज होने से बचाता है। सूर्य की डायरेक्ट किरणें उसके ऊपर नहीं पड़ पाती हैं, नहीं कर पड़ पाती हैं, तो पेड़ को अपेक्षाकृत ज्यादा समय मिलता है उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर का लेयर उसको समय देता है, वो खुद पानी को अवशोषित कर लेता है। तो ऊपर के लेयर में हमको ह्यूमिडिटी नजर आता है, तो नीचे वाले लेयर को अपेक्षाकृत ज्यादा समय मिलता है होल्ड करने का पानी को, और ज्यादा समय तक पेड़ पौधों को पानी उपलब्ध रहता है। कभी करके देखिए इसको, है ना। आप जब करके देखेंगे तो ऊपर जो लेयर है उसके नीचे आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत आपको लगेगा कि पानी ज्यादा है या उसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है। अमन का सवाल है कि सर आपने बताया कि लोटोसोल सबसे अधिक भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाएगा। भूमध्य सागरीय का मतलब क्या है? जहां पर वर्षा बहुत होगी, जहां बारिश की मात्रा ज्यादा होगी, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां इस प्रकार के सॉइल बनेंगे ना, है ना। मेरे अनुसार से सबसे अधिक तो विषुवतीय जलवायु में होनी चाहिए, तो मैंने भी यही कहा था, विषुवतीय जलवायु में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इसका विकास होगा। लेकिन जहां जहां पर भी खूब वर्षा होगी, है ना, अगर 3-4 महीने में ही भारत में 200 सेंटीमीटर का वर्षा हो जाता है, अत्यधिक वर्षा होगा, है ना, तो वहां पर भी लीचिंग वाली प्रक्रिया मजबूत हो जाएगी। और लीचिंग वाली प्रक्रिया मजबूत होगी तो लेटोसोल या पोडजोल, ठंडा इलाका होगा तो पोडजोल और गर्म इलाका होगा तो लेटोसोल जैसे सॉइल का विकास होगा। ये आपके सामने मैप है ना, लेटोसोल का मैप है। इस लेटोसोल में देखिए ध्यान से, तटीय क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में जो मानसून आता है वो तटीय इलाकों के माध्यम से आता है, और तटीय इलाकों के माध्यम से आता है तो यहां पर सॉइल विकसित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि नदियों के निक्षेपण के माध्यम से बड़ी ही गहरी मिट्टी का निर्माण हुआ है, और गहरी मिट्टी का निर्माण हुआ है और आर्द्रता खूब है यहां पर, तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो लीच होके नीचे चले जाते हैं, ऐसी मिट्टी हो जाती है। इसको लीज्ड सॉइल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सारे इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश ज्यादा होती है, तो लेटोसोल का निर्माण हो गया, और इसी को हम पोडजोल कहते हैं, है ना। इसी को हम पोडजोल कहते हैं। अब पोडजोल ये जो पोडजोल सॉइल है, ये ठंडे इलाकों में यही लीचिंग की प्रक्रिया होगी तो ये हो जाएगा। तो भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है, यह हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, जहां पर अपेक्षाकृत पश्चिमी की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है, हमको ऐसे पोडजोलिक मिट्टी मिलेंगे, पोडजोलिक सॉइल मिलेंगे, जहां पर लीचिंग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होगी। क्लियर है? तो ठंडे इलाकों के लिए हम पोडजोल कह देंगे और गर्म इलाकों के लिए हम लेटोसोल कह देंगे। ध्यान से देखिए कि ये जो शुष्क इलाका है या अर्ध शुष्क इलाका है, यहां पर लेटराइट सॉइल नहीं मिल रहा है। जो तटीय इलाके हैं, किनारे वाले इलाके हैं, वहां पर हमको ऐसे सॉइल या लीचिंग वाले सॉइल मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। अब बाकी आप लोग देखिएगा, इसमें और कुछ खास नहीं है समझाने के लिए। ये रेतीली मृदा है, कृषि नहीं कर सकते हैं। वही हम आपको बता रहे थे कि डिजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है। शुष्क मृदा अपेक्षाकृत ड्राइनेस ज्यादा रहता है ना। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में तो आपने विस्तार से एनवायरमेंट की क्लास में देखा ही होगा, है ना। मैंग्रोव के अलावा किसी और चीज के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का टॉलरेंस चाहिए। और सुंदरी नाम का जो ये पेड़ है जो कि मैंग्रोव की फॉरेस्ट में मिलता है, ध्यान से देखिए कि इसकी जड़ें कैसी हैं, है ना। ये पेड़ जो है वो अपेक्षाकृत पानी में नहीं डूबा हुआ है, पानी से काफी ऊपर है। इसकी जड़ों का जो एक स्ट्रक्चर है वो केवल पानी में डूबा हुआ है, बाकी जो पेड़ का तना है वो पानी के बाहर है। जड़ों का एक जो कह सकते हैं जाल है वो नीचे होता है, बाकी पेड़ के तने नीचे नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो ये पेड़ होते हैं, इन पेड़ों के बीज पानी में गिर के अंकुरित नहीं होते हैं। इन पेड़ों के बीज पेड़ पे ही गिरते हैं और उन पेड़ों से ही मैंग्रोव फॉरेस्ट का विकास होता है।
और उससे धीरे धीरे करके देखिए जड़ें हैं, ये जड़ें नीचे की तरफ लटक रही हैं, ये धीरे धीरे करके जड़ें पानी तक पहुंच जाती हैं और वो धीरे धीरे करके विकास हो जाता है। यूनिक इकोसिस्टम है, अपने आप में एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव मिट्टी मिलती है उसमें अपेक्षाकृत नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सल्फाइड इसमें ज्यादा होता है ना, सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, तो जिसके कारण इसका रंग थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास इसमें समझाने के लिए नहीं। बाकी लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, है ना, इसके बारे में। तो ये 6-7 प्रकार की मिट्टियां हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन किसमें क्या मिलता है, किसमें कम मिलता है, उसको लेके आपकी समझ होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा उसको मेमोराइज करिएगा, जो एक आपको चार्ट बताए थे उसको देखिएगा, बस उतना ही। उतने से प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो हम लोग विजन में भी क्वेश्चंस बनाते हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो सॉइल के बारे में अगर सवाल पूछा जा रहा है, किसी लाल मिट्टी काली मिट्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो जो 2 चार्ट के जो 2 ग्राफ आपको बताए थे या 2 उसके जो सेल्स थे, अगर केवल इन दोनों को भी आप याद रखेंगे ना, इनको ही रिवाइज करते रहेंगे, तब भी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल पूछा जाएगा सॉइल को लेके, उसको करने वाली स्थिति में होंगे। चलिए, इतना ही था सॉइल के संदर्भ में। देखिए, सुखदेव ने लिखा है कि सर राजस्थान के गंगानगर में डिजर्टिफिकेशन कम हुआ है, क्यों हुआ है? गंगानगर की तरफ क्यों हुआ है? क्योंकि पानी की उपलब्धता बढ़ी है। गंगानगर जो है, इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत वहीं से हुई है। इंदिरा गांधी कैनाल का सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर राजस्थान के किसी जिले को मिला है तो वो गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट है ना। जो लोग जानते होंगे वो देखिएगा, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है जो पंजाब से लगा हुआ है उसका नाम है गंगानगर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, है ना। इंदिरा गांधी कैनाल का एक जाल वहां पर बिछा हुआ है, उसके माध्यम से पानी खूब उपलब्ध हुआ है। और जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, बस उसको जरूरत पानी की होती है। अगर हम पानी उपलब्ध करा दें या पानी वहां पर खूब मात्रा में मिलने लग जाए तो वो सॉइल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है का मतलब है कि उसमें बड़ी जल्दी ही हम उपजाऊता या उससे फर्टिलिटी ले सकते हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक शुष्क प्रदेश में अवस्थित है, और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अगर कृषि का विकास हुआ है तो उसके मूल में जो कारण है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। इंदिरा गांधी कैनाल, उसको देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मिनरल्स, है ना। मिनरल्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनता है और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनता है, ठीक है। चुनौती ये है मिनरल्स को लेके कि मिनरल्स का वितरण कि कहां क्या मिलता है, ये तो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और मिनरल्स को लेके जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, वो पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि मिनरल्स के बारे में कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं और कुछ हम जाके इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस आजकल ऐसे आ रहे हैं कि आपको लगेगा कि पेपर 1 में पूछ लिया है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2018 के बारे में, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो नहीं पढ़े थे भूगोल में मिनरल पॉलिसी के बारे में, और इकोनॉमिक्स में इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये तो भूगोल वाला टॉपिक है, मिनरल्स वाला, तो ऐसा टॉपिक पूछेगा नहीं। तो ना वहां तैयार करते हैं ना यहां तैयार करते हैं, और जब सवाल आ जाता है तो मुश्किल वाले सिचुएशन में होते हैं। तो मिनरल्स वाला एक ऐसा टॉपिक है, इसको लेके जो भी नीतिगत तरीके हो रहे हैं, जो भी पॉलिसीज चल रहे हैं, उसको आपको जोड़ना है। केवल हमको कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ना है भूगोल में कि यहाँ लोहा मिलता है, यहाँ कोयला मिलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। उससे रिलेटेड जो भी रिसेंट में पॉलिसीज बनी है, जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, उसको आपको उसके साथ जोड़ के देखना है। किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर 1 में पूछे चाहे पेपर 3 में पूछे, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या किया है कि इस मिनरल पॉलिसी के तहत 2019 में जो राष्ट्रीय खनिज पॉलिसी या नेशनल मिनरल पॉलिसी आया, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, और उस पूरी प्रक्रिया में जो भी ट्रस्टों का निर्माण हुआ वो भी इसमें ऐड कर दिया है।
आगे चल के मिनरल्स को लेके अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो आपको तैयार करना है। देखिए, मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, यही होगा, है ना। धात्विक खनिज होगा, अधात्विक खनिज होगा। तो धात्विक खनिज में क्या करना होगा, लोहा या जो भी अलौहिक पदार्थ हैं उसको हमको तैयार करना होगा। जो अधात्विक खनिज होगा, है ना, जो अधात्विक खनिज होगा उसमें एक है एनर्जी मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसे कुछ मिनरल्स है ना, और कुछ अन्य अधात्विक खनिज। तो यहां पर जब हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, जो मिनरल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो मिनरल्स की चर्चा करते समय जो खनिज ईंधन है ना, जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसकी चर्चा मैं यहां पर मिनरल्स वाले या खनिज वाले में नहीं करके ऊर्जा संसाधन वाले में करूंगा, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेज में देखेंगे क्लीन एनर्जी कौन कौन सा है, ग्रीन एनर्जी कौन कौन सा है, और कार्बन बेस्ड एनर्जी कौन कौन से है। तो उसमें वहां पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो कि खनिज है एक प्रकार का, है ना, मिनरल ऑयल कहते हैं इसको, इसके बारे में चर्चा या एनर्जी के क्लास में हम लोग विस्तार से करेंगे, ऊर्जा वाली क्लास में देखेंगे। बाकी यहां पर जो फोकस होगा वो यही होगा कि भारत में खनिज का वितरण कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भारत के किन किन हिस्सों में खनिज मिलता है, क्या भारत के सभी हिस्सों में खनिज मिलता है या भारत के कुछ हिस्सों में खनिज मिलता है, एक बात। दूसरा, जो खनिज है ना, जो हमको खनिज मिल रहा है उसमें धात्विक और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में आयरन एक महत्वपूर्ण सोर्स है, औद्योगिक क्रांति की नींव है आयरन। तो इस संदर्भ में हमको आयरन, कोयला, ये दो चीजें हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को बल दिया था, और आज भी भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है तो हमको कोयला और लोहा, इन दो चीजों के बारे में समझना है। तो कोयले की चर्चा खनिज ईंधन की क्लास में करेंगे, यहां पर लोहे के डिस्ट्रीब्यूशन को लौह अयस्क के माध्यम से देखेंगे। क्लियर है? आज इतना ही रहने देते हैं, इसकी शुरुआत कल या परसों की क्लास में करते हैं। थोड़ा आज एक और क्लास है और थोड़ा सा हमको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, थोड़ा एनर्जी लेवल कम लग रहा है, तो थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर क्लास ले पाते हैं 5 बजे वाला। तो आज इतना ही रहने देते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे कि आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करूंगा, खनिज के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में खनिज वाला टॉपिक देखेंगे और साथ ही साथ जो ऊर्जा संसाधन लिखा हुआ है तो एनर्जी वाले टॉपिक को भी देख लेंगे। तो एनर्जी में केवल यही नहीं कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को देखेंगे, जो भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी भारत में उपलब्ध है और उसको लेके जो नीतियां बन रही हैं उसके बारे में अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए आप। अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और खनिज संसाधनों और ऊर्जा संसाधन के बारे में नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑल द बेस्ट।